हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है सर, इससे पहले मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स का केस सिनेरियो करवा दिया था। अब सर इनकम टैक्स के एमसीक्यू करेंगे सर चैप्टर वाइज। मैंने जितने भी केस जितने क्या 25 केस सिनेरियो कराए, उन सब के पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम में शेयर्ड है, लिंक वगैरह सब शेयर्ड है टेलीग्राम में। आप टेलीग्राम में जुड़े हुए रहो, सब चीजें वहां मिलेगी सर। ठीक, एमसीक्यू भी मैं आपको कराते रहूंगा और इसका भी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते रहूंगा। आपसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है, आप इसको लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन करते हैं। आज इनकम टैक्स का बेसिक कंसेप्ट, इसके बाद एक एक दिन एक एक चैप्टर का करते रहेंगे सर। देखो क्या बोलता है। फॉर द असेसमेंट ये 24-25 मिस्टर हरियर रेसिडेंट इंडियन इनकम अर्न्स 10 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स obtained from a rubber plant grown by him in India। ठीक है भाई, रबर प्लांट ग्रोन बाय हिम इन इंडिया। तो इंडिया में तो सर 35:60 का रेशियो है सर रबर के केस में। 15 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स फॉर रबर प्लांट ग्रोन बाय हिम इन मलेशिया। ओ माय गॉड सर, दूसरा वाला केस जबरदस्त है सर, क्योंकि वो मलेशिया का है। तो अगर इंडिया से बाहर एग्रीकल्चर करते हैं तो क्या इसको पूरा ही बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा? यस, पूरा ही बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। तो ये 35% और ये पूरा 100% बिजनेस इनकम है। तो टोटल बिजनेस इनकम कितनी आ जाएगी सर? 18,50,000। ये 15 लाख, ये 3,50,000, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया? 18,50,000। ठीक है, अगला देखो। Miss Soumya has 3 farm buildings situated in the immediate vicinity of the rural agriculture land. In the previous year 23-24, she earned 3 lakh from letting out her farm building 1 for storage of food grain. अच्छा ठीक है। Rupees 10 lakh from letting out her farm building 2 for the storage of dairy products, ठीक है। And 15 lakh from letting out her farm building 3 for residential purpose, ठीक है, of Sumnath whose food grain produce is stored in the farm building। अच्छा, जिसका फूड ग्रेन फार्म बिल्डिंग 1 में था उसी को अपन ने किराए पे दिया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, अच्छा एग्रीकल्चर इनकम पूछ रहा है, तो एग्रीकल्चर इनकम तो सिर्फ ये फूड ग्रेन वाले केस में होगी सर, जहां पर आप फार्म बिल्डिंग दे रहे हो फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, क्योंकि फूड ग्रेन भी किसमें कवर हो जाता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। तो सिंपल सी बात है सर, आपका कितना है एग्जाम पूछा है तो 3 लाख रुपीज। बाकी रेसिडेंशियल वाला और डेली प्रोडक्ट वाला एग्जाम नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। Mr. Nixon, age 43 years, provide the following details for the previous year 23-24 as follows. Capital gain under section 112A दिया हुआ है, ओके। इस पे 10% टैक्स लगता है और 1 लाख तक एग्जेम्प्ट भी है, ठीक है, ध्यान रखना। और 112A वाला है, इस पे 15% टैक्स और अदर इनकम, बाप रे बाप। व्हाट इज द टैक्स लाइबिलिटी बोल रहा है सर? अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजिम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन। तो सर ये तो बहुत सिंपल है, आप इसमें जो टैक्स निकालोगे इसमें 1 लाख माइनस करके निकालना, मतलब 119 लाख में निकालना। अच्छा, सरचार्ज याद रखना, दोनों में सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो भैया देखो ये कैसे निकलेगा पता है? 119 लाख, इस पे 15%, सॉरी 10%, 112A वाला ना, इस पे 10% जो आएगा उसमें 15% ऐड करना, ये पहला। दूसरा होगा सर 110 लाख, इसका 15% जो भी आएगा उसमें प्लस कर लेना 15%। और तीसरा है सर 520 लाख, इस पे तो आपको सर निकालना पड़ेगा, पूरा स्लैब लगा के निकालना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, तो करना पड़ेगा सर। 119 लाख इंटू 10% प्लस 15%, ये मेरा आ रहा है सर 1368500। ठीक, फिर 110 लाख इंटू 15% प्लस 15%, ये आ रहा है सर मेरा 1897500। ठीक है, एक मिनट, पहला वाला अमाउंट ना चेक कर लेता हूँ, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ तो नहीं कर दिया। इंटू 10% प्लस 15%, नहीं ठीक है, और ये भी सही है ना। 110 इंटू 1 लाख इंटू 15% प्लस 15%, ये भी मेमोरी प्लस 520 लाख माइनस, पहले तो 10 लाख पे फिक्स है सर, बचे पे 30% प्लस 10 लाख वाला 112,500 ऐड किया। ठीक,
अच्छा, इसमें 37% सरचार्ज लगाना भूलना मत, प्लस 37%, तो ये आ रहा है सर 211 नहीं 111 5125, ये तीनों को ऐड करो, ये तीनों को ऐड करो और 4% और करो, इसको मेमोरी प्लस डाला, मेमोरी रिकॉल ये आ गया प्लस 4%, तो ये आ रहा है सर 253, मतलब पूरा करने के बाद 25356 इतना आ रहा है सर। ऑप्शन देखते हैं, ये रहा सर डी ऑप्शन। समझ आया? अच्छा था क्वेश्चन सर, प्रैक्टिस अच्छी करवाया। देखो, मिस निशा एज 45 ईयर इज अ नॉन रेसिडेंट, ओ भाई नॉन रेसिडेंट है, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 शी हैज द फॉलोइंग इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, एसटीडीपी पेड ऑन द एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ सेट शेयर्स। तो भैया इसमें आप 1 लाख की तो एग्जेम्पशन ले सकते हो, ठीक, तो बचा कितना 80,000 टैक्सेबल हो जाएगा, और कौन सा है सर 112A वाला है, तो 10% की टैक्सेबिलिटी होती है। इसकी अदर इनकम दी हुई है 2,75,000, ठीक है। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस निशा अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 BAC के हिसाब से निकालना है। तो सर एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया, सर ये जो 3 लाख रुपीज की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, यहाँ तो पूरी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, 25,000 क्या यूज कर सकता हूँ? नहीं सर, ये कौन है सर, नॉन रेसिडेंट है सर, कैसे यूज करोगे? तो 80,000 इंटू 10% कर लो, ये 8,000 आ जाएगा, प्लस 4% कर लो तो 8320 आ जाएगा सर। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वाला। For the assessment year 24-25, Mr. Rajesh, a resident Indian, earns income of 12 lakh from the sale of coffee grown and cured in India. तो कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड में 25:75 का रेशियो है। His friend Ganesh, a resident Indian, earns an income of ₹25 lakh from the sale of coffee grown, cured, roasted, grounded by him in India. तो इस केस में रेशियो क्या हो जाता है 40:60, तो 25 ठीक है। व्हाट वुड बी हर बिजनेस इनकम, आपको सिर्फ बिजनेस इनकम का पार्ट बताना है, ये वाला पार्ट बताना है। तो 12 लाख का 25% कितना हो जाएगा 1/4, मतलब 3 लाख, और 25 लाख का 40% कितना हो जाएगा 10 लाख। तो ये रहा ऑप्शन, सिंपल। अगला, Mr. Raman, age 64 years, was not able to provide satisfactory explanation to the assessing officer for the investment of 7 lakh. ओ भाई, तो इस केस में क्या होगा सर 78% टैक्स, कैसे निकाले 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस, तो 7 लाख का 78% 5,46,000। समझ आया? नेक्स्ट देखो, which of the following statement are true in respect of taxability of the agriculture income under the Income Tax Act 1961? Any income derived from sampling and seedling in a nursery in agriculture is exempt from tax. हाँ ये तो सही है। 60% of the dividend received from shares in a tea company is an agriculture income. नहीं सर, नहीं, ये गलत है। While computing income tax liability of an SSC age 50 years, agriculture income is required to be added to the total income only if the net agriculture income for the previous year exceed 5,000 and the total income including net agriculture income exceed, नहीं सर इंक्लूडिंग नहीं देखते हैं, एक्सक्लूडिंग देखते हैं, तो नीचे वाले ऑप्शन में एक्सक्लूडिंग है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सही है सर। आया समझ? ये वाला ऑप्शन सही है सर, ठीक है। द रेट ऑफ इनकम टैक्स आर मेंशन्ड, सर ये तो बहुत ईजी है, इनकम टैक्स एक्ट में भी होता है, फाइनेंस एक्ट से भी हमें पता चलता है। इनकम डिराइव फ्रॉम द फार्म बिल्डिंग सिचुएटेड इन द immediate vicinity of an agricultural land not being assessed to land revenue would be treated as agricultural income if such land is situated in an area of 3 kilometers from the local limit of the municipality having a population of 80,000। ये पहला ही पॉइंट एग्रीकल्चर है, पहला ही पॉइंट एग्रीकल्चर है। ये हम कैपिटल गेन में भी पढ़ते हैं और बेसिक वाले चैप्टर में भी सीखते हैं सर। अप टू 2 किलोमीटर 10,000 से ज्यादा 1 लाख तक, अप टू 2 लिखा रहता है, उसके बीच में रहा ना तो सर क्या माना जाता है कैपिटल एसेट मानी जाती है सर। और यहाँ पर कैपिटल एसेट मतलब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड और कैपिटल गेन लगेगा, बट ये तो अप टू 3 किलोमीटर और पॉपुलेशन 80,000 है, 3 किलोमीटर हो गया ना सर, तो उस केस में ये क्या हो गया एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। An area within 1.5 kilometer from the local limit of municipality having a population of 12,000, नहीं सर 1.5 की तो बात ही नहीं है सर। Area within 2 kilometers from the local limit having a population of 110 lakh, नहीं 11 lakh, नहीं सर 10 लाख 1 लाख से ज्यादा हो ही नहीं सकता अप टू 2 किलोमीटर्स। और अप टू 8 किलोमीटर सर हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10,50,000, नहीं सर, सर अप टू 8 किलोमीटर्स अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है
तो सर वो क्या हो जाता है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं रहेगा सर। आई बात समझ, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही परफेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम? ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया सर। मिस्टर आशुतोष एज 65 years एंड अ रेसिडेंट इन इंडिया हैज अ टोटल इनकम ऑफ 3 करोड़ 20 लाख। अरे सर ये वाला क्वेश्चन तो मैं कितने बार आरटीपी एमटीपी में सॉल्व करवा चुका हूँ सर, ये तो मेरे को रट गया है सर, क्वेश्चन रट गया है सर। ये क्या करना है आपको, 57 लाख का 20% कर लो अभी कर लो, ठीक है। और इसकी अदर इनकम देख लो 1 करोड़ 98 लाख है, तो सरचार्ज 15% लगने वाला है, 57 लाख का 20% जो भी आएगा उसमें 15% सरचार्ज प्लस 15%, ये आ गया सर 1311,000, ठीक। उसके बाद सर ये 65 लाख है, इसमें 1 लाख की एग्जेम्पशन मिल जाती है 112A में, तो 64 लाख, इसका 10%, जो भी आएगा उसमें 15% ऐड कर लो, तो 64 लाख, इसका 10% प्लस 15%, ये आ रहा है सर 7,36,000। बचा जो 1 करोड़ 98 लाख है, इसमें स्लैब लगाना पड़ेगा सर, ठीक है। और ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है, तो अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है तो वेरी वेरी सिंपल सर, पहले 3 लाख तक निल, अरे ये तो हम पढ़ के आए सर, 1 करोड़ 98 लाख है सर, 15 लाख में तो फिक्स्ड है, क्या होता है 1 करोड़ 98 लाख माइनस 15 लाख, क्योंकि 15 लाख में फिक्स्ड है सर 1,50,000 आएगा, बैलेंस पे 30% प्लस 1,50,000 प्लस 15%, ये आ रहा है सर टैक्स निकाल के, इसमें टैक्स ही सीधा बताता हूँ मैं आपको, ये टैक्स आ रहा है सर 6,486,000 है ना, प्लस 1311,000 प्लस 7,36,000, ये आया प्लस 4% कर लो, तो ये आ रहा है सर 88,74320। समझ आया सर, ये वाली अमाउंट और इसको तीनों को ऐड कर लो और 4% और ऐड कर लेना, क्लियर हुआ। ये इनकम टैक्स का बेसिक कंसेप्ट का मैंने आपको एमसीक्यू कराया, ऐसे ही हर चैप्टर का मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा ताकि आपकी क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाए और दिमाग में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है। फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक जरूर करना, ठीक, और डेली चैनल पे बने रहना, बहुत काम की चीजें अभी आपके लिए आने वाली है सर, ठीक है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान का, ध्यान से सुनना सर, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं सर, मैं एमसीक्यू चालू कर चुका हूँ, इनकम टैक्स के केस सिनेरियो मैंने अपलोड कर दिए, इनकम टैक्स के जो एमसीक्यूज है ये मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज अपन सॉल्व करेंगे, बहुत हेल्प होगी। इससे पहले मैंने बेसिक कंसेप्ट के एमसीक्यू डाल दिए सर, ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लो, इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो और लाइक जरूर करना सर, इतनी मेहनत कर रहे हैं कुछ तो फायदा मिलना चाहिए सर, तो लाइक जरूर करना, ठीक है। देखो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर, क्वेश्चंस करते हैं। Mr. Tejas, an Indian citizen, left India permanently with his wife and 2 children for extending his retail trade business of toy in Canada in the year 2016. ठीक है भाई, इंडियन सिटीजन है और इंडिया छोड़ के जा रहा है 2016 में। फ्रॉम कैनेडा ही इज मैनेजिंग हिज रिटेल बिजनेस ऑफ टॉयज इन इंडिया। अच्छा, कनाडा से इंडिया में बिजनेस मैनेज करता है। फॉर द पर्पस ऑफ हिज इंडियन बिजनेस ही विजिट्स इंडिया एवरी टाइम फ्रॉम 1 सितंबर टू 31 जनवरी। देख लो, ये 1 सितंबर टू 31 जनवरी इंडिया में आता है, तो कितने दिन के लिए आ रहा है, सितंबर 30, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये सर इंडिया में आता है 153 डेज के लिए, हर साल 153 डेज के लिए ये इंडिया में आ रहा है सर, ठीक है। देखो अगर आप एक बात नोटिस करो और यहां तक पढ़ के ही समझो तो हम ये चीज समझ गए सर कि पहला बात, ये तेजस विजिट टू इंडिया का केस है, इंडियन सिटीजन भी है, विजिट टू इंडिया का केस है, तो विजिट टू इंडिया के केस में एक तो हम 182 डेज चेक करते प्रीवियस ईयर में, वो हो नहीं पाएगा क्योंकि सर 153 डेज है। दूसरा एक्सेप्शन हम ये चेक करते हैं 120 डेज, ये 120 डेज तो कंप्लाई करेगा। अच्छा, ये हर साल 153 डेज आ रहा है, तो पिछले 4 साल में 153 इंटू 4 करोगे तो ये सर 365 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है, ये 365 से ज्यादा ही आएगा, तो 120 डेज प्लस 365 डेज वाली कंडीशन ही कंप्लाई करता है, प्लस इसकी इनकम भी 15 लाख से एक्सीड करना चाहिए। अब इनकम देखना पड़ेगा सर इसकी इंडिया में, इस बिजनेस इनकम इज 23.5 लाख एंड 18 लाख फ्रॉम द रिटेल ट्रेड बिजनेस इन कनाडा एंड इंडिया। हमें तो इंडिया वाली से मतलब है,
तो इसकी इंडिया वाली इनकम जो है वो एक्सीड करती है 15 लाख से। अब अगर इसकी इनकम इंडिया वाली 15 लाख से एक्सीड करती है तो क्या ये रेसिडेंट हो जाएगा? यस, ये रेसिडेंट तो हो गया। अब रेसिडेंट भी होगा और प्लस क्या हो जाएगा? रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्यों? क्योंकि 120 डेज वाली कंडीशन में फॉल किया सर। तो ऑप्शन देखते हैं सर कहाँ गया। देखो, रेसिडेंट but not ordinary resident and 18 lakh from Indian retail trade business would be taxable in India। समझ आया? सिंपल इजी। अगला देखो, determine the residential status of Sundaram HUF which carries out its transaction in Malaysia। Its affairs are partly controlled from India। partly controlled from India। तो ये रेसिडेंट तो हो गई HUF, ठीक है। प्लस ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी देखना है, उसके लिए हम कर्ता का स्टेटस देख लेते हैं। Sundaram, who is from Chennai, visit India on 1/6/2023 and leaves for Malaysia on 10/2/2024। तो सर ये कितना ही टाइम इंडिया में रहा है? He has not visited India for the past 11 years। अरे बाप रे, पिछले 11 साल में ये इंडिया में नहीं आया। तो 10 में से 9 साल तो ये नॉन रेसिडेंट रहा और क्या बोलते हैं 729 डेज से कम ये इंडिया में रहा। तो सर इस केस में क्या हो जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी। तो रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ आया? नेक्स्ट देखो, Raman, a citizen of India, was employed in Hindustan Lever Limited। He resigned on 27/9/2023। He received a salary of 40,000 per month from 1/4/2023 to 27/9/2023 from Hindustan Lever India Limited। Hindustan Lever Limited, ठीक है। Citizen of India याद रखना। Thereafter he left for Dubai for the first time on 1/10/2023। देखो दुबई गया 1/10 को and got a salary of rupee equivalent to 80,000। तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर गए। तो इसका इंडिया में डेज कितने हो गए? अप्रैल का 30, मई 31, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 1 अक्टूबर। सर 184 डेज इसका इंडिया में, जिस दिन इंडिया से जा रहा है उस दिन भी इंडिया में काउंट होगा। सर साल में 366 डेज होंगे सर, क्योंकि ये 23-24 लीप ईयर की बात है। 184 डेज ये इंडिया में है। तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? 182 प्लस 365। और इससे पहले तो ये पूरा इंडिया में ही था, इससे पहले ये इंडिया से बाहर गया भी नहीं सर। देखो आगे लिखा हुआ भी है, His salary from October to December was credited in Dubai bank account and salary from January to March was credited in Mumbai bank account directly। He is liable to tax in respect of। तो इससे पहले तो ये इंडिया से बाहर गया भी नहीं, तो ये 365 डेज वाली भी कंडीशन कंप्लाई करता है। तो ये रेसिडेंट तो हो गया। ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी, ऑब्वियस सी बात है ऑर्डिनरी, क्योंकि इससे पहले इंडिया के बाहर गया ही नहीं, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया। अब ये पूछ रहे सर कौन सी इनकम पे इसकी लायबल टू टैक्स है? सिंपल सी बात है सर, जो इनकम उसकी इंडिया में रिसीव हुई है प्लस जो इनकम दुबई में रिसीव हुई, दोनों ही टैक्सेबल हो जाएगा सर, क्योंकि रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। आई बात समझ? आगे देखो, मिस्टर अनिरुद्ध, सिटीजन ऑफ इंडिया, हैज स्टेड इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 फॉर 181 days। He is non-resident in 9 out of 10 years immediately preceding the current year, and he has been stayed in India for 365 days in all the 4 immediately preceding current previous year, and 420 days in all 7 years immediately preceding the current previous year। आपको इसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है सर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है सर। यहाँ पर 60 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि 182 वाली तो चेक नहीं कर पाओगे, प्लस 365 डेज। क्या ये कंप्लाई कर रहा है? यस, ये कंप्लाई कर रहे हैं, तो रेसिडेंट तो हो गया। सर ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी? सर नॉट ऑर्डिनरी। क्यों? क्योंकि देख लो ना सर, 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट रहा और 7 साल में 729 डेज से कम है, तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आ तो गया सर, ये सिंपल था। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, कंट्रोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ, किसके हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बाकी किसी को तो आप छू भी नहीं सकते हो सर, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ही छू सकते हो। अगला देखो, मिस्टर राजेश एज 53 years एंड हिज वाइफ सौम्या एज 50 years आर सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स। अच्छा, दे आर लिविंग इन कंट्री एक्स सिंस बर्थ, ठीक है। दे आर नॉट लायबल टू टैक्स इन कंट्री एक्स, ठीक है। बोथ ऑफ देम हैव बीन कीन इंटरेस्ट इन इंडियन कल्चर। मिस्टर राजेश पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स वेर बोर्न इन कंट्री एक्स। राजेश के मम्मी पापा कंट्री एक्स से, ठीक है। सौम्या विजिट इंडिया along with Mr. Rajesh for 4 months every year to be with her parents who were born in Delhi। अच्छा, सौम्या के जो पेरेंट्स है वो इंडिया से,
तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाले हैं सर, इसके पेरेंट्स देखो ना दिया हुआ है, कहाँ गया, with her parents who were born in Delhi and has always lived in Delhi। तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से है, तो उस केस में सर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो सौम्या क्या हो जाएगी उस केस में, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाली कंडीशन में फॉल कर जाएगी। और इन लोग हर साल कितने दिन आते हैं इंडिया में, 4 महीने के लिए आते हैं। तो ध्यान से समझो सर, 4 महीने के लिए आते हैं, तो 4 3 12 120 डेज की कंडीशन कंप्लाई कर रहे हैं ये, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूँ, सौम्या और राजेश, दोनों 120 डेज के लिए इंडिया में आते हैं सर, ठीक है। उसके बाद देखो, तो अगर आप समझना चाहो, पहले आगे पढ़ लेते फिर आगे समझाता हूँ। ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया दे ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम इन दिल्ली। इनकम ऑफ राजेश एंड सौम्या फ्रॉम द सोर्सेज इज 18 लाख एंड 16 लाख। लो बाप रे बाप, इनकी इनकम भी दी हुई है रिस्पेक्टिवली। हु इज द व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ राजेश एंड सौम्या। देखो पहली चीज, राजेश हो या सौम्या हो, दोनों रेसिडेंट है सर। दोनों रेसिडेंट क्यों है सर, हर साल 120 डेज आते हैं सर। तो राजेश के लिए तो आप बेसिक कंडीशन देख लो सर, 182 वाली कंडीशन कंप्लाई नहीं होती, 60 वाली कंप्लाई होगी सर, प्लस 365 डेज देख लो, 365 डेज आराम से हो जाएगा, क्योंकि 120 इंटू 4 करोगे तो 480 होता है। तो राजेश रेसिडेंट तो हो गया, आ रही बात समझ। ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी सर, अगर आपको देखना है तो 7 ईयर्स में 729 डेज और लेस होता है, तो 120 इंटू 7 करोगे तो 840। तो ऑब्वियस सी बात है सर, क्या हो जाएगा, राजेश हो जाएगा सर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्रिस्टल क्लियर। चलो राजेश का तो मिल गया मेरे को कि राजेश क्या है सर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब बात आती है सौम्या की। भाई सौम्या तो इंडियन सिटीजन है, और अगर इंडियन सिटीजन है, विजिट टू इंडिया का केस है, तो उस केस में हम क्या चेक करते हैं, 182 वाला चेक करते हैं। 182 वाला तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 120 डेज ही आते हैं, तो 120 डेज प्लस 365 डेज आराम से हो जाएगा, क्योंकि हर साल 120 डेज आते हैं, तो 365 भी हो जाएगा, प्लस उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। तो सर यहाँ पर तो इसकी इनकम दी हुई है ना 16 लाख है, तो सौम्या जो है वो हो जाएगी रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ आई बात, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। समझ आया। अगला देखो 7th, मिस्टर सुमित इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ क्रू of a member of a crew in an American-bound Indian ship engaged in the carriage of freight international traffic departing from Chennai on 25th April। अच्छा 25th अप्रैल को जा रही है, 24th अक्टूबर को आ रही है। ये दोनों दिन इंडिया से बाहर काउंट होंगे। शिप का केस एक्सेप्शन होता था सर। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सुमित। सुमित का रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है। एज्यूम करना है कि पिछले 4 साल में 365 डेज इंडिया में था और 7 ईयर्स में 730 डेज था। तो आप इसका प्रीवियस ईयर का बता दो। अप्रैल के हुए 6 डेज, मई 31, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने दिन बाहर हो गया, -366। तो ये 183 डेज इंडिया में आ रहा है सर, ठीक है, इन इंडिया। चेक 183 डेज इंडिया में आ गया। तो सर उस केस में, क्रू के केस में हम ये जो एक्सेप्शन में फॉल करता है तो हम क्या देखते हैं, 182 देखते हैं। ये तो 183 डेज हो गया प्रीवियस ईयर में, प्लस 365 तो है ये, तो रेसिडेंट तो हो गया। ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी सर, ये तो 729 डेज से ज्यादा इंडिया में रहता है, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ आया। अगला 8 देखो, आशीष अर्न्स द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब आशीष को क्या मानना है, आशीष इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। बताओ भाई, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 1/4 रिसीव्ड इन इंडिया। तो सर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो 1 लाख ही टैक्सेबल होगा, जितना रिसीव हुआ उतना ही टैक्सेबल होता है, एनी अदर सोर्स। ठीक। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग लोकेटेड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन हॉलैंड। सर इंडिया में एक्रू हुई है इनकम, तो 6 लाख पूरा टैक्सेबल, तो सर 7 लाख टैक्सेबल होगा। ये सिंपल है। Who among the following will qualify as a non-resident? आपको बताना है कौन नॉन रेसिडेंट है। देखते हैं। मिस्टर बॉब, एन इटालियन डांसर, come to visit on India to explore Indian dance from 15/9/2023 to 21 December. For the past 4 years, he visited dance competition and stayed in India for 120 days each year. सर इटालियन डांसर है, ठीक है, इंडियन सिटीजन तो नहीं है ये, ठीक है, ये भी बात है सर।
कम टू विजिट टू इंडिया टू एक्सप्लोर डांस 15/9/2023 में आया, तो सितंबर में आया ये, ठीक है। तो सितंबर में इसका हो जाएगा, कितना दिन हो जाएगा सितंबर में? 16 डेज इंडिया के लिए। इंडिया के लिए काउंट करो ना मैं, सितंबर में 15 को भी इंडिया में इंक्लूड करेंगे, 25 को भी इंडिया में इंक्लूड करेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर ये 102 डेज इंडिया में था, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में 102 डेज और 120 इंटू 4 करोगे तो 480 डेज सर, उसके प्रेसिडिंग 4 प्रीवियस ईयर में। तो मिस्टर बॉब रेसिडेंट हो गया। हमें तो ये पता करना है ना कौन नॉन रेसिडेंट है। अगला देखो, सम्राट born and settled in USA visit India each year 100 days to meet his parents and grandparents, born in India in 1946। सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सम्राट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाली बात है सर, लिविंग इन इंडिया। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के केस में 182 देखते हैं, 120 देखते हैं। ये तो दोनों में फॉल नहीं करेगा क्योंकि 100 डेज के लिए आ रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट। तो एक सम्राट तो मिल गया। जोसेफ का देखो, Joseph, an American scientist, left India to his home country for fixed employment there. He stayed in India for research and development from 1/1/2018 till 31st, 1st July 2023। ये इतना टाइम पीरियड तक इंडिया में रहा। तो करंट ईयर में अगर आप इसका देखोगे, जो करंट ईयर 23-24 है, इस करंट ईयर में ये कितने दिन इंडिया में रहा? अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई, 92 डेज इंडिया में रहा। तो 60 डेज वाली ये कंडीशन कंप्लाई करता है, प्लस 365 डेज आराम से हो जाएगा सर। 2018 से लेके 21-22 तक काउंट करोगे तो 365 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो रेसिडेंट हो गया। हमें तो नॉन रेसिडेंट पता करना था, तो नॉन रेसिडेंट सिर्फ कौन है? सम्राट। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो, Mr. Sushant is a person of Indian origin residing in Canada during the previous year 23-24. He visited India on several occasions and his period of stay in total amounted to rupees 129 days. मतलब प्रीवियस ईयर में 129 डेज रहा। विजिट का केस है तो 182 देखते हैं, 120 देखते हैं, ठीक है। And his period in stay in India during the previous year 22-23, 21-22, मतलब पिछले 4 साल का आपको दिया हुआ है। कितना है? 135, 115, 95, 125। कितना हो गया भाई? 135, 115 प्लस 95 प्लस 125, ये 470 आ रहा है सर। उसके पहले के 4 साल का 470। तो 365 वाली कंडीशन तो कंप्लाई कर रहा है, 182 वाली कंप्लाई नहीं कर रहा है, 120 वाली कंप्लाई कर रहा है सर, 120 प्लस 365 वाली कंप्लाई कर रहा है। अब उसकी इनकम भी देखना पड़ेगा ना, 15 लाख से एक्सीड करना चाहिए। इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इसको तो लेते हैं। इनकम एक्रूविंग और राइजिंग और विच इज डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया, ये भी लेंगे। इनकम एक्रूविंग और राइजिंग एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये भी लेंगे 15 लाख की कैलकुलेशन में। और अगर कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है तो ये नहीं लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 2,50,000 प्लस 3,75,000 प्लस 5,50,000, तो ये आ जाएगा सर 11,75,000। सर अगर ये 11 लाख है तो 15 लाख से कम है, और 15 लाख से कम है तो ऑब्वियस बात है ये क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। तो ऑप्शन हो गया नॉन रेसिडेंट। अब इसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? जो इनकम इंडिया की है, सिंपल। ये दोनों इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। अगला, ये लास्ट क्वेश्चन है सर, 11 ही क्वेश्चन है, ध्यान दो। Mr. Square, an Indian citizen, currently resides in Dubai. He came to India on a visit and his total stay in India during the financial year 23-24 was 135 days. Okay. He is not liable to pay any tax in Dubai. Oh ho. डीम रेसिडेंट वाली कंडीशंस की बातें हो रही है। और डीम रेसिडेंट के केस में 3 बातें थी। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए, इज नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्स इन एनी अदर कंट्री ड्यू टू हिज डोमिसाइल और एनी अदर रीजन। तो सिंपल सी बात है सर, इंडियन सिटीजन तो है ये। अब इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा एक्सीड करती है कि नहीं? व्हाट शैल बी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 इफ हिज टोटल इनकम इज 10 लाख। ओ भाई, अब अगर इसकी इनकम ही 10 लाख हो गई तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। समझ आया? ये मैंने आपको पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस के 11 एमसीक्यूज थे अच्छे वाले, जो मैंने आपको कराया। बहुत प्यारे एमसीक्यूज है, इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है सर। ठीक है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का भी करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडागा। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं और सीएमए वाले भी हैं, उनके लिए भी ये काम का है सर, एमसीक्यूज। ठीक है, तो सर मैंने आप लोगों को पहले बेसिक कंसेप्ट का एमसीक्यू कराया, रेसिडेंशियल स्टेटस का कराया। अब मैं आपको करा रहा हूँ सर 5 हेड्स के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने ये एमसीक्यू प्रैक्टिस किया और इसे फ्रेंड्स को शेयर करा और लाइक भी करना सर। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, एमसीक्यू करते सर। देखो, विशाल एंड गोवा सोल्ड देयर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन पुणे फॉर 3 करोड़ एंड 4 करोड़ respectively in January 2024. The house property was purchased by them 25 months, मतलब लॉन्ग टर्म है सर, 25 months back. The index cost of acquisition दिया हुआ है 1 lakh, तो 1 करोड़, 3 करोड़ minus 1 करोड़ 2 करोड़ एंड 1.75, तो माइनस 1.75, तो ये आ जाएगा 2.25 करोड़। ठीक है, Mr. Vishal purchased 2 residential flat, one in Delhi and one in Agra for 70 and 80 lakh. तो सर 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन है, क्या ये 2 घर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है? सेक्शन 54 अलाउ करता है सर 2 घर में इन्वेस्टमेंट। तो ये 80 और 70 हो गया 1.5 करोड़, जो ये सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन क्लेम करेगा। इन अप्रैल 2024 ऑन द सेम डेट मिस्टर गोवा ऑल्सो परचेज 2 रेसिडेंशियल फ्लैट। इसको 2 रेसिडेंशियल फ्लैट का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा क्योंकि इसका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है। तो 80 लाख और 75 लाख दोनों में हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है? 80 लाख, तो 0.80 माइनस कर लिए। बोथ ऑफ देम इन्वेस्टेड इन 30 lakhs in the NHAI bonds and 30 lakhs in RECL। तो मैक्सिमम में कितना मिलता है सर? 50 लाख ही मिलता है मैक्सिमम। तो ये 50 लाख और क्लेम कर लेगा, तो इसका तो कैपिटल गेन हो गया निल। ये 50 लाख और क्लेम कर लेगा, तो इसका कैपिटल गेन कितना होगा? 2.25 माइनस 0.8 माइनस 0.5, ये आ रहा है सर 0.95, 0.95। तो सिंपल सी बात है सर, विशाल का कैपिटल गेन निल है और गोवा का 95 लाख है। समझ आया? नेक्स्ट देखो, मिस्टर राघव हैज 3 houses for self occupation. What would be the tax treatment for the assessment year 24-25 in respect of the income from house property? तो सर 2 घर का ऑप्शन है इसके पास, 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले, 1 को लेट आउट मान ले, ये तो बहुत इजी था। अगला देखो, इन द प्रीवियस ईयर 23-24 मिस्टर ए हैज ट्रांसफर्ड द फॉलोइंग एसेट। देखो, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है 8 करोड़, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, इंडेक्स कॉस्ट अच्छा निकाल के दे दिया आपको। तो सर आपका कैपिटल गेन तो पहले वाले केस में 2 करोड़, ट्रांसफर डेट भी दी हुई है। ज्वेलरी सर 3 करोड़, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, इंडेक्स कॉस्ट 2 करोड़, तो कैपिटल गेन 1 करोड़ आ गया। ये डेट ऑफ ट्रांसफर भी दी हुई है। मिस्टर ए बॉट अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2022 फॉर 1 करोड़। सर देखो, ट्रांसफर से 1 साल के अंदर, ट्रांसफर करने के 1 साल के अंदर वो सर नई प्रॉपर्टी लेके आया 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात, नहीं उससे भी पहले लेके आया है। 1 मिनट, इसका 1 साल पहले कितना हो जाएगा सर? 25/11/2022। ये तो 1/4/2022 को लाया सर, तो ये वाली प्रॉपर्टी का तो कुछ नहीं होने वाला सर। ठीक, इस प्रॉपर्टी का आप एग्जेम्पशन नहीं ले पाओगे, तो गया आपका 54, तो गया इस केस में 54 गया। एंड डिपॉजिटेड 3 करोड़ इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, ये चलेगा सर। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले इन्वेस्ट कर दिया, ये अच्छा किया। तो ये अच्छा करने के कारण इसको सर कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एग्जेम्पशन का बेनिफिट। ऑन 37/2024 मिस्टर ए हैज विड्रॉन 3 करोड़। अरे वाह, ये विड्रॉ भी कर लिया सर। देखो 30 जून को विड्रॉ भी कर लिया फ्रॉम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एंड एक्वायर्ड अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वर्थ 2.5 करोड़। ठीक है, तो सर इसने 2.5 करोड़ का नया घर लिया, 3 करोड़ डिपॉजिट किया था, 3 करोड़ विड्रॉ भी कर लिया। ठीक, बट एक नया जो घर लिया, वो नया घर कितने का लिया? 2.5 करोड़ का। तो अब जो इसको एग्जेम्पशन मिलेगी वो कितने की मिलेगी सर? 2.5 करोड़ की मिलेगी। तो सर ये 2.5 करोड़ से रिलेटेड 54 से 54 क्लेम कर लेगा, तो यहां पर सर 2 करोड़ की एग्जेम्पशन क्लेम कर लेगा। तो ये पूरा कैपिटल गेन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वाला निल हो गया। अब बचा कितना सर? हमारे पास बचा है 50 लाख, सॉरी 50 लाख बचा हुआ है हमारे पास। ठीक, अब 50 लाख ये यहां पर अपन क्लेम किए 54, यहां अपन क्लेम करेंगे सर 54F, क्योंकि कुछ भी बेच के आप घर खरीद रहे हो, तो सर 50 लाख की एग्जेम्पशन क्लेम कर लेंगे। ठीक है,
Mr. A filed his return of income on 31/7/2024 for the assessment year 24-25. What would be the capital gain in the hands of Mr. A for the assessment year 24-25 if the expenses in connection with the transfer of jewelry was 2 lakh? ओ भाई एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है तो थोड़ी सी मेहनत करके इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालते हैं क्योंकि निकालेंगे तो ही समझ आएगा। आप ध्यान दो सर, पहले तो 3 करोड़ में बेचा, 2 करोड़ इंडेक्स कॉस्ट थी तो 1 करोड़ कैपिटल गेन आया था। इसमें अब 2 लाख माइनस हो जाएगा सर। 2 लाख इसलिए माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 लाख कॉस्ट है। तो हमारा सर 54F के हिसाब से एग्जेम्पशन निकालने का तरीका कैसे होता है, देखो हमारा तरीका होता है नेट सेल कंसिडरेशन। तो ये आ जाएगा 3 करोड़ माइनस 2 लाख करोगे तो ये आ जाएगा 2.98 करोड़। 2.98 करोड़ माइनस 2 करोड़ तो सर आपका जो कैपिटल गेन आएगा वो 98 लाख आएगा। नेट सेल कंसिडरेशन 2.98 करोड़ है इनटू नया घर कितने का लिया सर 50 लाख। ये हमारी 54 की एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने का तरीका। तो 98 लाख डिवाइडेड बाय 298 इनटू 50 लाख ये आ रहा है सर, अरे बाप रे ये तो फिगर्स में आ रहा है 1,644,295 इतने की एग्जेम्पशन मिलेगी। हमारा कैपिटल गेन कितना था सर, हमारा कैपिटल गेन तो 98 करोड़ था। ये देखो ये तो हम निकाल 98 लाख था तो 98 लाख को माइनस इससे कर लो एग्जेम्पशन से तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ जाएगी सर 8155,705। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 2 पॉइंट में गलती हो सकती है। एक ये वाला कि इसकी एग्जेम्पशन नहीं लेना है, ये वाला सर याद रखना इसकी एग्जेम्पशन नहीं लेना है क्योंकि 1 साल पहले परचेस किया हुआ है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। ठीक है आगे बढ़ते, देखो इसको क्या हो बेटा, हाँ ठीक है देखो सर क्या बोलता है अगला। Mr. Kumar engaged in the wholesale business of cloth and speculative business, discontinued its operation on 19/10/2023 and 39/2023। एक तो 19 अक्टूबर, एक 30 सितंबर। द क्लोथ बिजनेस अब लॉस, देखो क्लोथ बिजनेस का लॉस दिया हुआ है सर प्रीवियस ईयर का 8,000। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस दिया हुआ है सर आपको 40,000। ठीक है, out of the total bad debt of 1 lakh which were that were claimed by Mr. Kumar in the respect of the particular debt, 60,000 was allowed by the assessing officer। 1 लाख आपने क्लेम किया था, अलाउ कितना हुआ था 60,000। ठीक है, on 29 January 2024 Mr. Kumar received 68,000। ओहो ये 68,000 रिसीव किया तो सिंपल सी बात है सर 68,000 रिसीव किया, क्या पूरा टैक्सेबल होगा? नहीं सर, आपको 40,000 अलाउ भी तो नहीं किए थे, माइनस 40,000 जितना अलाउ नहीं किए थे तो 28,000 टैक्सेबल। फिर ये जो आया 28,000 इनकम आ गई बिजनेस की। अब स्पेकुलेटिव लॉस नॉर्मल बिजनेस की इनकम से एडजस्ट नहीं होता बट जनरल लॉस तो एडजस्ट हो सकता है ना सर। तो इसमें अपन 8,000 माइनस कर लेंगे तो 20,000 आ जाएगा हमारा टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कुमार। समझ आया? और नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 54 EC कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ आर exempted if they are invested in the bonds in issued by the NHAI or RECL or other notified bonds within a period of 6 months। यही पहला ही पॉइंट है, within a period of 6 months from the date of transfer। अगला क्वेश्चन देखो, an electricity company charging depreciation on SLM on each asset separately sell one of its machinery in April 2023 at 1,20,000। the WDV of machinery at the beginning of the year was 1 on 1 April 2023 is 1,35,000। ओके, ओपनिंग WDV इतनी थी, बेचा 1,20,000 में तो 15,000 जो डिफरेंस आ रहा है वो 15,000 क्या हो जाएगा? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। यही तो हम पढ़ के आए हैं सर। ये सर किसको मिलता है? पावर जनरेटिंग वाले लोगों को। ठीक है, अगला देखो, मिस्टर एक्स 61 years age earned a dividend of 12 lakh from ABC in the previous year 23-24। interest on loan taken for the purpose of investment in ABC Limited is 3 lakh। हाँ, हमें तो इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना मिलता है? 20%। तो 12 लाख इसका 20% माइनस किया तो ये आ जाएगा 9,60,000। इतनी इनकम आएगी सर, मैक्सिमम 20% ही माइनस कर सकते हो। अगला देखो, WDV ऑफ द ब्लॉक प्लांट एंड मशीन जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है एज ऑन 1/4/2023 इज 3,20,000। ओके, 50,000 की सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीन एक्वायर किया 1/9/2023 को थ्रू अकाउंट पे चेक एंड पुट टू यूज ऑन 1/11। ठीक है, ड्यूरिंग जनवरी 2024
पार्ट ऑफ द दिस ब्लॉक वाज सोल्ड फॉर 2 लाख। तो सर 3,20,000 की मशीन थी, 50,000 की और लिया, और इसमें से 2 लाख की मशीन गई सर। ठीक, तो बचा कितना सर? ये आ जाएगा 1,70,000। अब इस पे डेप्रिसिएशन की बात है तो सिंपल सी बात है सर, ये जो 2 लाख की मशीन गई, ये 3 लाख में से गई है, तो बचा हुआ सर 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 में 15% लगेगा। ठीक है, और 50,000 जो है उसमें 7.5 लगेगा सर। क्यों? क्योंकि देख लो डेट निकालना पड़ेगा। 1,20,000 इंटू 15% मेमोरी प्लस, 50,000 इंटू 7.5% मेमोरी प्लस, 21750 आंसर। आगे भाई ये रहा 21750। ठीक है, अगला देखो, मिस्टर ए एज 45 years sold an agricultural land for 52 lakh on 4/10/2023, acquired at a cost of 49,25,000 on 13/9/2023। oh my god, ठीक है, ओके। situated at a 7 kilometer from the jurisdiction of municipality having a population of 4 lakh। ठीक है भाई, ओके। and sold another agricultural land or 53 lakh on 12/12/2023, acquired at a cost of 46 lakh on 15/2/2023, situated at 1.5 kilometer from the jurisdiction of municipality having a population of 12,000। आराम से सर, अपन जब रूरल एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन पढ़ते थे तो हमने बोलता था सर अप टू 8 किलोमीटर्स पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तो वो अर्बन में होता था। ये तो 10 लाख से कम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पहला वाला जो लैंड बिका ये रूरल हो जाएगा, और रूरल हो गया तो कैपिटल गेन की बात ही नहीं है। दूसरे में देखो 1.5 किलोमीटर्स, हम क्या पढ़े थे? अप टू 2 किलोमीटर्स 10,000 से ज्यादा 1 लाख तक, क्या 12,000 पॉपुलेशन है? यस। क्या ये अर्बन हो जाएगा? यस, ये अर्बन हो जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना, ये शॉर्ट टर्म ही है सर, क्योंकि 22 में एक्वायर किया, 23 में बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म, क्योंकि 24 मंथ देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से कैपिटल गेन भी कितना आएगा? 56 माइनस 53 माइनस 46, 7 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ आया? आगे देखो, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन बी एडजस्टेड। सर नॉन रेसिडेंट है, वो एडजस्ट ही नहीं कर सकता। अगला देखो, मिस्टर करण कंप्लीटेड हिज एमबीए इन April 2023 and joined XYZ Limited on 1/5/2023. His basic salary is 2,25,000 per month. He is paid 12% DA as 12% of the basic pay salary as a DA forming part of the retirement benefit. बाप रे, इस क्वेश्चन में अमाउंट निकालने पड़ेंगे सर। एक तो बेसिक सैलरी 2,25,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 2,25,000 इंटू 12, ये आ रहा है सर 27 लाख। ठीक, फिर डीए निकालना पड़ेगा। डीए भैया इसका 12% है। अरे यार 27 लाख का 12% 3,24,000, तो मैं इसको प्लस कर लिया, एक सेकंड। 27 लाख इसका 12%, तो ये आ रहा है सर 30,24,000। अब देखो इसके बाद, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 11% ऑफ हिज बेसिक पे एंड डीए टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट। देखो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन पहले तो निकाल लेते हैं, इसका 11% 3,30,000। एक मिनट, इसको लिखना पड़ेगा। एक मिनट, गड़बड़ है। गड़बड़ ये है सर, एक अमाउंट की अपन ने गड़बड़ कर दी है सर। ये 12 नहीं है, ये 11 मंथ से। सर कैसे? सर देखो ना, अप्रैल से ज्वाइन किया तो 11 मंथ होगा ना सर। तो 2,25,000 इंटू 11, ये आ रहा सर 24.75। इसका 12% 2.97 प्लस किया तो ये आ गया 27.72 लाख। ठीक, इसका अपन कितना परसेंट? 11% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 11% जो आ रहा है वो आ रहा है सर
4,920 इतना कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने और एम्प्लॉय ने। एम्प्लॉयर ने तो 12% से कम किया है, 7,50,000 से कम किया है, तो उसका एग्जेम्प्ट हो गया, उसको छोड़ो। एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया है, हमने बोला था सर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर 2,50,000 से ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में उसको जितना ज्यादा पे इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। ये क्वेश्चन मेरे को तो बहुत प्यारा लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक जितना कराया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को यही लगता है। अब देखो इसमें अपन 2,50,000 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा। इसने एक्सेस कंट्रीब्यूशन किए 54,920, इतना जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन किए इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है। देखो क्योंकि दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है 4,9,325, तो इसको अपन देखो कैसे करते हैं। 4,9,325 ये इंटरेस्ट मिला है सर 30,4920 में, इनटू सर 54,920, इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है सर। तो कितना आ रहा है करना पड़ेगा 4,9,325, अरे 325 डिवाइडेड बाय 30,4920 इनटू 54,920, ये आ रहा है सर, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ लिख दिया मैंने, 3,04,920 माइनस 2,50,000, ये 54,920 आ गया, ठीक है। 4,9,325 डिवाइडेड बाय 30,4920 इंटू 54,920, ये आ रहा है सर 888,4 ले लो सर, राउंड फिगर कर लेते हैं, 888,4 ले लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपसे क्या पूछा सर, आपसे पूछा है इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी, तो ये तो आप निकाल के रखे हो, इसमें आप ये ऐड कर दो सर, प्लस 27,72,000, तो ये आ रहा है सर 27 माइनस 50,000 भी तो मिलेगा, 2,73,0,884, 273, ये रहा सर ऑप्शन। ये क्वेश्चन मेरे को प्यारा लगा, ये अच्छा लगा सर, ये अच्छा एमसीक्यू था, ठीक है। अगला देखो, Mr. Shahid and wholesaler suppliers of dice provide you with the details of the following cash payment made during the year. लोन रिपेमेंट किया है सर और 5,000 का इंटरेस्ट है, ये तो अलाउड है सर। अच्छा नीचे पढ़ लेते हैं, व्हाट विल बी द डिसअलाउंसेस अंडर सेक्शन 48(3) इफ एनी इफ मिस्टर शाहिद डिक्लेयर्स हिज इनकम एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AD, 44AD के हिसाब से चल रहा है, ध्यान रखना। तो ये तो चलेगा सर, लोन पोर्टेबल डाई परचेज फॉर 15,000, द पेमेंट वॉज टू बी मेड इन 3 वीकली इंस्टॉलमेंट, 5-5 हजार की, ये चलेगा। अगला कहा गया, पेमेंट ऑफ 10,000 मेड टू एन इलेक्ट्रिशियन ड्यू टू अनफॉर्सिन इलेक्ट्रिक सर्किट, 10,000 तक कैश पेमेंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद देखो कहा गया, ठीक है, देखो 28/2024 परचेज मेड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर फॉर 13,500, अनरजिस्टर्ड डीलर से चलेगा सर, तो इस केस में डिसअलाउंसेस क्या हो जाएगा, निल, समझ आया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखो मिस्टर राजा प्रोप्राइटर कमेंस्ड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ न्यू 3-star होटल in Mumbai on 1/7/2023. He made a total investment of 7,58 lakh. बाप रे, out of this total investment of 7,58 lakh, 1,58 lakh was used for the purchase of land. तो इसको हटा दो सर, परचेज ऑफ लैंड वाला तो मिलता ही नहीं है सर, ठीक है, तो 6 करोड़ मिल जाएगा, ठीक है। 4.7 crore was used for the constructing hotel and balance 1.3 crore was used for purchasing the furniture, ठीक है, तो ये मिल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। He want to avail the benefit of deduction under 35AD. He satisfies all the condition of 35AD and exercise the option of shifting out of the default tax regime under 115 BAC. His profit for the business for the 23-24 is 50 lakh. तो प्रॉफिट 50 lakh है और एक्सपेंस वो क्लेम करना चाह रहा है 6 करोड़, तो एडजस्ट करोगे तो 5.5 करोड़ का लॉस आ जाएगा, ठीक है। He want to file his return of income on 12/12/2024. अरे बाप रे बाप, ये तो गड़बड़ हो गया सर, ये तो गड़बड़ हो गया। हाउ मच डिडक्शन मिस्टर राजा कैन क्लेम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 एंड द लॉस विच कैन बी कैरी फॉरवर्ड। सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद ही रिटर्न फाइल करने की बात कर रहे हैं, तो डिडक्शन तो आप 6 करोड़ की क्लेम कर सकते हो, बट जो लॉस आएगा 5.5 करोड़ का, इसको इससे एडजस्ट करने के बाद जो लॉस आएगा 5.5 करोड़ का, वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे सर, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते क्योंकि रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो। अगला देखो,
Mr. Ramesh is a citizen of India, is employed in the Indian Embassy in Australia. He is a non-resident. He receives salary and allowances in Australia from the government. सर ये तो बहुत सिंपल है, जहाँ पर सैलरी टैक्सेबल होती है उसको जो भी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं वो टैक्सेबल नहीं होते, तो सैलरी रिसीव टैक्सेबल है, अलाउंसेस और परचेज टैक्सेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अगला देखो, a building was acquired on 1/4/1995 for 20 lakh and sold for 80 lakh on 1/6/2023, तो लॉन्ग टर्म है। The fair market value on 1/4/2001 was 25 lakh, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 22 लाख, तो हम तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 22 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 80 लाख, 3,44,000 आ रहा है सर कैपिटल गेन, ठीक, सिंपल है सर ये लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन। अगला देखो, HRA paid to an employee residing in Patna is exempt up to the lower of actual HRA excess of the rent paid over 10% of the salary and 40%, पटना है ना सर। अगला देखो, Vidya received 90,000 in May 2023 towards recovery of unrealized rent, which was deducted from the actual rent for determining the annual value. Legal expenses incurred in relation to unrealized rent is 20,000. सर लीगल एक्सपेंस में कोई मतलब नहीं, आप इसका 30% कम कर दो, तो 90,000 इसका 30% कम किया तो 63,000 टैक्सेबल है। अगला, मिस्टर मयंक रिसीव्ड अ सम ऑफ 75,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी, सर मैरिज एनिवर्सरी पूरा 75,000 टैक्सेबल है, ठीक है। अगला, इन केस ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेली अलाउंसेस एंड कंस्टिट्यूएंट अलाउंस, ये सब तो एग्जेम्प्ट होते हैं सर, ठीक, समझ आया। ये मैंने आप लोगों को 5 हेड के कुछ MCQs थे जो मैंने आपको सॉल्व कराया। आई होप इससे बहुत हेल्प हुई होगी, बहुत अच्छी कंसेप्ट क्लैरिटी आई होगी, कुछ चीजें आपने सीखा होगा, समझा होगा, ठीक। इसके बाद और भी चैप्टर्स है जिसके MCQ रहेंगे, डेली बेसिस में रहेंगे, साथ में रहो, बने रहो, बहुत काम की ये चीजें, बहुत हेल्प करेगी आपको एग्जाम में, ठीक है। चलो फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मांडागा। सर ध्यान से सुनना, अभी तक मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स का बेसिक रेसिडेंशियल 5 हेड्स के MCQ करवा दिए, इनकम टैक्स का केस सिनेरियो हो गया, रिवीजन लेक्चर्स डेली डाल रहे सर, ठीक है। बहुत कुछ इस चैनल पे RTP MTP मैंने सॉल्व करवा के डाल दिए सर। MTP अभी जो एक और आने वाली है सेकेंड वाली MTP वो सॉल्व करवा के डालना है, बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो और लाइक जरूर करना सर, इतने सारे लोग देखते हो, अगर आप लाइक करते हो तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते सर, लेट्स स्टार्ट। क्लबिंग ऑफ इनकम के क्वेश्चंस देखते हैं सर, क्या MCQ है। मिस्टर अरविंद गिफ्टेड अ हाउस, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड, ठीक है। गिफ्टेड अ हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ मिस मीना एंड अ फ्लैट टू हिज डॉटर इन लॉ, ओके, मिस शीता, both the properties were let out, which of the following statement is correct? Income from both the properties included in the hands of Mr. Arvind by the virtue of section 64, नहीं सर, सेक्शन 64 के अंदर दोनों नहीं आता, मीना वाला जो है वाइफ वाला वो आपका आता है सर सेक्शन 27 के अंडर, और जो डॉटर इन लॉ वाला है ये डॉटर इन लॉ वाला आ जाएगा सर सेक्शन 64 में, तो वो ऑप्शन ढूंढते हैं, सेकंड वाला भी नहीं है, थर्ड वाला तो है ही नहीं, फोर्थ वाला देखो, मिस्टर अरविंद इज द डिम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू मिस मीना एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू मिस सीता वुड बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 64, तो यही तो ऑप्शन सही है सर हमारा, समझ आया। अगला देखो, मिस शिवानी वाइफ ऑफ अनुराग इज अ पार्टनर इन अ फर्म, हर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 5 लाख टू द फर्म ऑन 1/4/2023 which includes 3.5 lakh contributed out of the gift received from Mr. अनुराग। देखो भाई, हस्बैंड का 3.5 लाख है, वाइफ का 1.5 लाख है, ठीक है। द फर्म पेड एन इंटरेस्ट ऑफ 50,000 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो सर एग्जेम्प्ट होता है, इसका कुछ नहीं करना है, बट ये 50,000 का करना है सर, 50,000 का कर ही लेते हैं, 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल 5 लाख इंटू हस्बैंड का 3.5 लाख, तो सर हस्बैंड के हाथ में जाएगा 35,000, आओ 35,000, ये तो है सर, ये रहा हमारा ऑप्शन। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट बट इंटरेस्ट ऑफ 35,000 इज इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अनुराग एंड 15,000 इन द हैंड्स ऑफ शिवानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मिस भावना वाइफ ऑफ सोनू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, हर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 10 lakh टू द फर्म ऑन 31st March 2023, इंक्लूड 6 lakh कॉन्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ द गिफ्ट रिसीव फ्रॉम सोनू, हस्बैंड ने 6 लाख दिया है, वाइफ का टोटल कंट्रीब्यूशन 10 लाख, तो वाइफ का कंट्रीब्यूशन 4 लाख।
On 1st April 2023, she further invested 2 lakh out of the gift received from Sonu. अच्छा, इसने 2 लाख और इन्वेस्ट किया, ठीक है भाई। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई सर? ये हो गई 12 लाख, 10 + 2 12 लाख टोटल कैपिटल हो गई सर, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात, जिसमें से सर हस्बैंड का हो गया 8 लाख, ठीक है, क्योंकि ये 6 लाख हस्बैंड का था और ये भी 2 लाख हस्बैंड का था। वाइफ का है 4 लाख, ठीक है। अब उसके बाद देखो सर क्या दिया हुआ, फर्म पेड एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 1/4/2020 of 1,20,000 and the share of profit तो एग्जाम टेस्ट को छोड़ दो। एंटायर इंटरेस्ट हैज बीन अलाउड इन द हैंड्स ऑफ द फर्म, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा सर? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख का कैपिटल इंटू 8 लाख हस्बैंड का, तो 80,000 हस्बैंड के हाथ में और सर 40,000 वाइफ के हाथ में। हाँ, 80,000 हस्बैंड के हाथ में, 40,000 वाइफ के हाथ में। आया समझ? अगला देखो, राम ओन्स 15% डिवेंचर ऑफ आर इंडस्ट्री लिमिटेड, 500 रुपीज ईच। Annual interest is 37,500 was payable to on this debenture on 31st for the previous year 23-24. He transferred interest income to his friend Sham without transferring the debenture. ओ भाई, बिना ऐसे ट्रांसफर किए इनकम ट्रांसफर किया है, तो ऑब्वियस सी बात है सर क्या होने वाला है? क्लबिंग होने वाली है सर। तो देखो सर क्या बोलते हैं, देखो, while filing return Sham showed 37,500 as income from debenture। नहीं सर, शाम तो शो ही नहीं करेगा सर, ये राम की इनकम है। तो देखो सर, डू यू एग्री विद टैक्स ट्रीटमेंट? नो, हम टैक्स ट्रीटमेंट से एग्री नहीं करते। सिंस राम हैज नॉट ट्रांसफर्ड द डिवेंचर टू श्याम, इंटरेस्ट इनकम ऑन डिवेंचर इज नॉट टैक्सेबल इन द इनकम्स ऑफ श्याम, इट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ राम। यही पॉइंट सही है सर, यही पॉइंट सही है। यस वाला तो सही हो ही नहीं सकता। अगला देखो, ऑन 2010-2023 पीयू माइनर चाइल्ड गेट्स अ गिफ्ट ऑफ 20 लाख फ्रॉम हर फादर्स फ्रेंड। ओके, ठीक है, तो सर फादर्स फ्रेंड से मिला तो ये क्लब हो जाएगा 20 लाख। अब ये 20 लाख किसके हाथ में क्लब होगा? जो भी पेरेंट्स की इनकम ज्यादा होगी सर। ऑन द सेम डे द अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द फिक्स्ड डिपॉजिट इन पीयू बैंक्स अकाउंट। ऑन द सेट डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑफ 13,000 वाज अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, तो ये इंटरेस्ट भी क्लब हो जाएगा। इन हुज हैंड द इनकम ऑफ पीयू शेल बी टैक्सेबल, वो तो मदर फादर जिसकी इनकम ज्यादा होगी। ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम दैट शेल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ये इसलिए बता रहा है सर, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम मतलब 1032 की जो बच्चों में 1,500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है ना, वो नहीं मिलेगी। तो ये तो 20 लाख प्लस 13,000, तो 20 लाख 13,000 सर, ये पूरा का पूरा क्लब हो जाएगा मम्मी पापा जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी। अगला देखो, Mr. Arav gifted a house property valued 50 lakh to his wife Geeta, who is in turn gifted the same to her daughter-in-law Deepa. कितने में किराए पे दिया? 20,000 पे पर मंथ। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और किसके हाथ में क्लब होगी? तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, आरव के हाथ में क्लब होगी। बट 20,000 इंटू 12 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 1,68,000 होगा, वो आरव के हाथ में क्लब हो जाएगा। आई बात समझ? अगला देखो, पंकज गिफ्टेड अमाउंट ऑफ 3 लाख टू हिज वाइफ पिंकी एंड 2 लाख टू हिज डॉटर रिंकी 20 years। ये रिंकी वाला क्लब मत करना ना सर, क्योंकि वो मेजर सन है, ऑन मेजर डॉटर है, सॉरी। 1 अप्रैल 2020 को दिया है सर, ठीक। बोथ पिंकी एंड रिंकी इन्वेस्टेड द सेम ऑन द डेट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 11% टैक्सेबल बॉन्ड। अरे बाप रे, इस पे तो मेहनत हो जाएगी सर। द इनकम इंटरेस्ट एक्रूड ईयरली एंड इज री इन्वेस्टेड इन द सेम बॉन्ड्स। ओ भाई, ठीक है सर। 3 लाख का 11% कितना हो जाएगा सर? 33,000, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है सर? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पिंकी। पिंकी के बारे में पूछ रहा है, पंकज के बारे में नहीं पूछ रहा है। पंकज के हाथ में बोलोगे तो ये 33,000 क्लब हो जाएगा, सिंपल। बट ये 33,000 पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा ना 11%। कितना हो जाएगा? 33,000 इंटू 11%, ये 3630। अगली बार सर ये री इन्वेस्ट भी तो हो रहा है, तो री इन्वेस्ट होके इसको अपन ये वाला अमाउंट इस पे वापस ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 33,000, ये हो जाएगा 36,630, फिर इसका 11% इंटरेस्ट मिलेगा। और ये कहानी 3 साल तक चलेगी,
21, 21, 22, 22, 23, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 23, 24 है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अगले साल इंटू 11%, ये आ रहा है सर 4029.3। अगली बार फिर वही बात है सर, इसको इस पे ऐड करना। यार एक कलर की पेन ना मुझे और चाहिए, इट शुड बी ब्लू या पिंक चलेगा, और ये पेन को मैं भाई ये पेन शिप नहीं होती है क्या? चलो ठीक है, बाद में देख लेंगे। तो सर अगली बार ऐड करके कितना आएगा, प्लस किया 3630, तो ये आ रहा है सर 40659.3 इंटू 11%। ठीक है, कैसे कर रहे हैं समझ आ रहा है ना सर? एकदम सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं किया मैंने सर, री इन्वेस्ट बोला है सर, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इंटू 11%, फिर कितना जा रहा है 4472.523 है, ठीक है। प्लस कर लो 4029.3 प्लस कर लो 3630, तो ये आ रहा है सर टोटल तीनों को ऐड करने के बाद 12132 ले लो राउंड फिगर, तो ये रहा हमारा आंसर। मेरे को ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा, मेरे को ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। अच्छा है कि एग्जाम में स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होकर गलती कर सकते हैं। अगला 8th क्वेश्चन देखो, मिस्टर ए अ मेंबर ऑफ हिज फादर्स मिस्टर सीज एचयूएफ कन्वर्ट हिज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी ऑफ द एचयूएफ। अच्छा, if the converted property is subsequently partitioned among the member of the HF, the income derived from such converted property is received by Mrs. A will be taxable in the hands of। ये तो बहुत सिंपल है सर, मिस्टर ए के हाथ में हो जाएगी टैक्सेबल, क्यों? क्योंकि सर उसी की तो प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी एचयूएफ को, सिंपल था। Mr. Vishal started a proprietor business on 1/4/2022 with a capital of 5 lakh. He incurred a loss of 1 lakh. तो इसका कैपिटल कितना हो गया सर? 4 lakh का कैपिटल हो गया। To overcome the financial position, his wife Miss Kamini, a chartered accountant, give a gift of 4 lakh. तो इसका कैपिटल 4 lakh, वाइफ का कैपिटल 4 lakh, टोटल हो गया 8 lakh। प्रॉफिट कितना हुआ 2 lakh, तो इसमें से 4 lakh वाइफ के हाथ में क्लब हो जाएगा, सॉरी टोटल 2 लाख हो गया, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4 के मतलब सर 1 लाख, 1 लाख जाएगा वाइफ, 1 लाख जाएगा हस्बैंड। तो आपको पूछ रहे हैं सर कामिनी के हाथ में कितना क्लब हो जाएगा? कामिनी के हाथ में सर 1 लाख क्लब हो जाएगा, ठीक है। आया समझ? ये मैंने आपको क्लबिंग के एमसीक्यू करा दिए। अभी तो और भी बहुत सारे चैप्टर्स है जिसके एमसीक्यू बचे हैं, जीएसटी का भी केस सिनेरियो बचा है। आपसे सिंपल एक रिक्वेस्ट है, लाइक करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। चलो थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वडमांडा। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सीए सीएमए वाले स्टूडेंट हैं सर, इससे पहले मैंने आप लोगों को क्लबिंग तक के पूरे एमसीक्यू करवा दी, 5 हेड्स खत्म, रेसिडेंशियल खत्म। अभी अपन सेट ऑन सेट ऑफ के एमसीक्यू करेंगे सर, इसके बाद और भी चैप्टर्स के एमसीक्यू बचे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करो, क्योंकि आप इसको देखते हो और अगर लाइक करते हो तो मुझे सर मोटिवेशन मिलता है। आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये एमसीक्यू, इसी के बेसिस में आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80, नो लॉस व्हिच has not been determined in pursuance of a return filed in accordance with the provision of section 139 subsection 3 shall be carry forward। मतलब अगर सिंपल सी बात है सर, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किए तो कौन सा लॉस ऐसा है जो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता? द एक्सेप्शन टू दिस आर, अब इसके क्या एक्सेप्शन है, मतलब जहां पर रिटर्न फाइल नहीं भी किए तो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अपन पढ़ के आए सर, आईएचपी का लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये दो ही चीज तो है सर जो आप आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 3,10,000 of the assessment year 23-24 is allowed to be set off against the income from house property। सर ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ठीक है। अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट करने में कोई लिमिट नहीं है। करेंट ईयर का लॉस आईएचपी का मैक्सिमम 2 लाख ही आप क्लेम कर सकते हो, बट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो पूरा क्लेम कर सकते हो। आई बात समझ? तो पूरा 3,10,000 एडजस्ट कर सकते हो सर, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 23-24 मिस्टर ए एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब नॉर्मल चल रहा है,
had a loss of 8 lakh from the income from house property, which cannot be set off against any other head of income as per the provision of section 75. The due date of filing of return under section 139(1) in case of Mr. A has already expired. Due date of filing of return in case of Mr. A has already expired होना चाहिए, ठीक है. एंड मिस्टर ए फॉरगॉटन टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द सेट ड्यू डेट. लो भाई, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट भी निकल गई. हाउएवर मिस्टर ए हैज फाइल्ड हिज बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है. ड्यू डेट ऑफ रिटर्न में नॉर्मल रिटर्न फाइल नहीं किया है, बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है. नाउ व्हाइल फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 मिस्टर ए विशेस टू सेट ऑफ द लॉस against the income from house property for the previous year 23-24. His income from house property is 5 lakh. Okay. Bank interest on bank fixed deposit is 1 lakh. Determine whether Mr. A can claim the said set off. तो 8 लाख का लॉस है, 5 लाख की इनकम है सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सर इसने रिटर्न ड्यू डेट में फाइल नहीं किया, तो देखो वेदर ए कैन क्लेम द सेट ऑफ. ये तो नो बोलता है. सर अपन क्लेम कर सकते हैं ना सर, क्या दिक्कत है? आईएचपी के केस में रिटर्न नहीं भी फाइल किया टाइम पे तो भी क्लेम कर सकते हैं. यस ही कैन क्लेम द सेट ऑफ लॉस ऑफ 2 लाख. नहीं सर 2 लाख क्यों? हम पूरा 5 लाख का लॉस एडजस्ट कर सकते हैं सर, ये 5 लाख की इनकम से, तो ये 2 लाख वाला तो ऑप्शन ही गलत हो गया. यस ए कैन क्लेम अ सेट ऑफ लॉसेज ऑफ 5 लाख. हाँ 5 लाख क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम हिज इनकम ऑफ 5 लाख फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी एंड बैलेंस 3 लाख उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. अदर सोर्स से वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, आई बात समझ? बेटा दिमाग में क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. A Limited has an unabsorbed depreciation of 4,50,000. This can be carry forward. सर unabsorbed depreciation indefinite period carry forward होता है, किसी भी हेड से एडजस्ट हो जाता है एक्सेप्ट सैलरी से एडजस्ट मत करना. अगला देखो. Mr. Ravi incurred a loss of rupees 4 lakh in the previous year 23-24 in the leather business. Against which of the following income earned during the same year can he set off such loss? अच्छा, लेदर बिजनेस का लॉस किससे एडजस्ट कर सकता है? ये अपैरल बिजनेस से कर सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सर एडजस्ट कर सकता है, सैलरी इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकता. तो फर्स्ट और सेकंड से कर सकता है, जिसमें फर्स्ट से पहले करेगा फिर सेकंड से करेगा. पहले इंटर सोर्स होता है फिर इंटर हेड होता है. तो कहाँ गया? इसमें फर्स्ट पहले होगा, ये ऑप्शन, ठीक है. फर्स्ट पहले फिर सेकंड फिर बाकी जो बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड. Mr. Rohan incurred a loss of 3 lakh in the previous year 23-24 in the retail trade business. Against which of the following income during the previous year can he set off such losses? ठीक है सर, रिटेल ट्रेड बिजनेस का लॉस है, पहले बिजनेस से एडजस्ट हो जाएगा, फिर स्पेक्युलेटिव से भी एडजस्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट. सर ऑल ऑफ द अबव आंसर है, सभी से एडजस्ट हो जाएगा सर. अगला देखो. Mr. Arpan, age 35 years, submit the following particular for the year for the purpose of computing his total income. Income from salary दी हुई है, loss from let out property दिया हुआ है, ठीक है. Brought forward loss from let out property दिया हुआ है 2,30,000, मतलब brought forward loss भी है सर. Business loss 1 लाख है, बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है सर, तो ये तो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे. 20,000 का लॉस बचेगा सर, ठीक है, बिजनेस का, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. आगे देखते हैं. कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अर्पण फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एंड द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर इफ ही पेज टैक्स अंडर 115 बीएससी. ओ माय गॉड. अब अगर ये 115 बीएससी के बेसिस में चला तो सर 115 बीएससी के बेसिस में सर ये आईएचपी का लॉस एडजस्ट नहीं कर पाएगा. गया, आईएचपी का लॉस एडजस्ट ही नहीं होता, तो ये पूरी 4 लाख सैलरी की इनकम और 20,000 कैरी फॉरवर्ड. आओ सर, ये रहा ऑप्शन, 4 लाख पूरा कैरी फॉरवर्ड, ठीक है. ठीक है, ये 4 लाख की इनकम दिखाना है आपको और ये 4.5 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है. और बिजनेस लॉस जो है 20,000 कैरी फॉरवर्ड होगा. समझ आया? ये बस मेरे को लगता है ये वाला पॉइंट, ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 115 बीएससी का ट्रीटमेंट है. स्टूडेंट गलती से आईएचपी का भी लॉस एडजस्ट कर दिया तो गया, एडजस्ट नहीं करना सर, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होगा सर, ठीक है. कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप. अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोलते देखो. विराट रन्स अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शू सिंस
द प्रीवियस ईयर 21-22. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 एंड प्रीवियस ईयर 22-23 विराट हैज इंकर्ड अ बिजनेस लॉस. ही आल्सो हैज एन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. ठीक है, for the previous year 23-24 he earned a business profit of 3 lakh. Considering he may or may not have sufficient business income to set off earlier losses and unabsorbed depreciation, which of the following order of set off will be considered? कौन सा ऑर्डर सबसे पहले एडजस्ट होगा? सबसे पहली बात है सर, सिंपल सी बात, पहले पुराना वाला लॉस एडजस्ट करेंगे 21-22 का, फिर 22-23 का, फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एडजस्ट करेंगे. देखो सर, पहले ही ऑप्शन है, सिंपल सी बात है सर, क्योंकि अगर 21-22 को 8 साल हो जाएंगे तो वो लॉस मिलेगा नहीं ना सर, वो डेड लॉस हो जाएगा. ठीक है, 9 देखो, द डिटेल ऑफ इनकम एंड लॉसेस ऑफ द मिस्टर कुमार फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 आर एज फॉलोज. देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, लेट आउट का भी लॉस दिया हुआ है. ये दोनों मिला के 2 लाख का लॉस ही मिलता है मैक्सिमम. पहले चेक कर लो ये 115 बीएससी ले रहा है कि नहीं. What shall be the gross total income of Mr. Kumar for the assessment year 24-25, assuming that he has exercised the option of shifting out of the default tax regime. मतलब नॉर्मल में चलना चाह रहे हैं तो बढ़िया है, 2 लाख का लॉस अपन सैलरी से एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से होता है. जो लॉस फ्रॉम बिजनेस मेडिकल बिजनेस दिया हुआ है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो सर, पहले अदर इनकम से एडजस्ट कर लो तो बचेगा 40,000, और ये 40,000 को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर लो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,20,000 का बचेगा और सैलरी इनकम 3,20,000 की बचेगी. एडजस्ट करने के बाद लॉस दोनों को ऐड किए तो 4,40,000. आया समझ? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखो, मिस्टर ए इंकर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 10,000 ऑन सेल ऑफ शेयर्स थ्रू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ना, ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म से भी एडजस्ट हो जाएगा. ये बड़ा सिंपल था. अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है. ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 24-25 मिस्टर कबीर हैड अ लॉस ऑफ 6 लाख फ्रॉम द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ 5 लाख फ्रॉम द इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, 3 लाख फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ओके, ही फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 31 दिसंबर. सर क्या ये ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहा है? यस, गया. पीजीईपी का लॉस गया, कैपिटल गेन वाला लॉस गया, आईएचपी का लॉस बच गया. डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर कबीर एज्यूमिंग दैट ही हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एंड द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड. कौन सा ही लॉस कैरी फॉरवर्ड करेगा? एक आईएचपी का ही कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा सर, बाकी लॉस तो वो कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकता क्योंकि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद रिटर्न फाइल किया सर, बिलेटेड रिटर्न है सर. आई बात समझ? ये आपका सेट ऑन सेट ऑफ के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए. इसके बाद और भी एमसीक्यूज है जो अपन कंप्लीट करेंगे, डेली बेसिस में करेंगे. आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है, लाइक करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, बहुत काम की चीज है सर. ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स. हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर मांडा. ध्यान से सुनना सर, जितने भी सीए इंटर वाले या सीएमए वाले स्टूडेंट है सर, फाइनली अपन डिडक्शन का एमसीक्यू करेंगे. इससे पहले मैंने आपको पूरे चैप्टर्स के एमसीक्यू करवाए सर, केस सिनेरियो मैंने सॉल्व करा दिया. आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लो, एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे सर ये. ठीक है, चलो, आपसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है, फ्रेंड्स को शेयर करना और लाइक करना. चलो, डिडक्शन के एमसीक्यू देखते हैं, इससे डिडक्शन के कवर हो जाएंगे और इसके आगे के चैप्टर्स भी अपन कवर करेंगे सर. देखो, क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है. मिस्टर सुहान, एज 35 ईयर्स, और नॉन रेसिडेंट, ध्यान रखना सर, नॉन रेसिडेंट है, earned a dividend income of 12,50,000 from an Indian company which has declared a dividend on 39/2023 and credited directly to his bank account on 15/10/2023 in France and 15,000 on interest on saving account from SBI. सर इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है तो सर सिंपल सी बात है, ये इंटरेस्ट की इनकम तो दिखेगी आईयूएस में, तो इसमें अपन 15,000 ऐड कर लेंगे, पर डिडक्शन मिलेगी कि नहीं ये बात है. इसकी एज है सर 35, तो 80 की बात है सर, और टी में वहां पर लिखा हुआ है सर इंडिविजुअल एचएफ, तो वहां पर कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कुछ नहीं लिखा है. तो क्या डिडक्शन मिल जाएगी? यस, 10,000 की डिडक्शन मिल जाएगी. तो आपसे क्या पूछ रहा है, देखो, assuming that he has no other income, what will be the amount of income chargeable to tax in his hand if Mr. Swahan has exercised the option of shifting out of the default tax regime? तो सर उसके केस में इनकम कितनी हो जाएगी? 12,50,000 प्लस 15,000 माइनस 10,000, ये आ रहा है 12,55,000. समझ आया? नेक्स्ट देखो, मिस्टर शिवा मेड अ डोनेशन ऑफ 50,000 टू
पीएम केयर फंड 80G विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, 20,000 टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 80G, ये 100% मिलता है, ये 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, तो 50,000 प्लस 10,000 60,000 तो हो गया सर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बाय चेक ही मेड अ कैश डोनेशन, सर कैश डोनेशन 2,000 से ज्यादा हम कर नहीं सकते सर 80G में। If Mr. Shiva has exercised the option of shifting out of the default tax under 115 BAC, the deduction allowable to him will be 60,000. Check. Next देखो, Mr. Ramesh pays a rent of 5,000 per month. His total income is 2,80,000. ठीक है, gross total income as reduced by the deduction under chapter 6 है, except 80G double G. 80 याद है ना सर, रेंट के केस में मिलता है। He is also in receipt of HRA. ओ भाई, अगर किसी को HRA मिलता है तो 80G वो क्लेम नहीं कर सकता। तो सर if he exercise the option of shifting out of the default tax regime under 115 BAC, he would be eligible for deduction. No sir, कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली इसको 80G में, क्योंकि उसको HRA मिलता है। अगला देखो, Mr. Krishna, resident Indian, age 61 years, maintain a saving account with a cooperative land development bank and he earns 20,000 as interest on saving account. सर एज तो देखो 80TTB की बातें हैं सर, तो ये तो मिल जाएगा 20,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर। मिस्टर कृष्णा ऑल्सो मेंटेन अ फिक्स डिपॉजिट एंड अ रिकरिंग डिपॉजिट विद मनी फाइनेंस एनबीएफसी। सर एनबीएफसी का नहीं मिलता, बैंक्स का मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मिलता है, जिसमें कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक ये सब आ जाते हैं, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक भी आ जाता है, और पोस्ट ऑफिस आ जाता है सर। ये एनबीएफसी नहीं आती है सर, तो एनबीएफसी वाला तो नहीं मिलेगा। What will be the deduction available to Mr. Krishna under Chapter 6A if he exercise the option of shifting out of the default tax regime? तो कितना मिल जाएगा? 20,000. अगला देखो, Rajan, a resident Indian, has incurred 15,000 for the medical treatment of his dependent brother, who is a person with severe disability, and deposited 20,000 with the LIC for his maintenance. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर severe disability की बात है तो 1,25,000 स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन क्लेम कर सकते हैं। आप चाहे कुछ खर्चा करो ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 80DD में इसको डिडक्शन कितने मिल जाएगी? 1,25,000। अगला क्वेश्चन देखो, मिस्टर श्रीवत्सव, हाँ श्रीवत्सव, एज 72 ईयर्स, पेड अ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 52,000। सर कितना मिल जाएगा? 50,000 80D के हिसाब से, एंड 4,000 बाय चेक, तो भी सर कितना मिलेगा? मैक्सिमम 50,000। ड्यूरिंग May 23 अंडर मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, द अबव सम हैज बीन पेड फॉर द इंश्योरेंस ऑफ हिज ओन हेल्थ। If he exercised the option of shifting out of the default tax regime under 115 BAC, he would be entitled to a deduction under 80D. कितना मिल जाएगा सर? 50,000। ये तो सिंपल था। अगला देखो, gross total income of Arpita for the previous year 23-24 is 6 lakh. He has also taken a loan of 7,20,000 in the financial year 2021 from a bank for her husband who is pursuing MBA course from IIM Kolkata. On 2nd April 2023, she paid the first installment of the loan 45,000 and interest sir section 80E हायर एजुकेशन 65,000 इंटरेस्ट। क्या ये क्लेम कर सकती है? यस। तो आपको उसकी टोटल इनकम बताना है, तो 6 लाख माइनस 65,000 क्या आ जाएगा? 5,35,000। सिंपल। देखो 8th, an individual has paid a life insurance premium of 25,000 during the previous year for the policy of 1 lakh taken on 1/4/2019. If he pays tax under default tax regime, ओ भाई तो कोई डिडक्शन ही नहीं मिलती है, फिर तो पढ़ ही क्या रहे हो। ठीक है, अगला देखो, Mr. X has 2 units, 1 unit in SEZ and another unit in a DTA. The unit in SEZ was set up and started manufacturing in 12/3/2016. सर मैं 2024 में बैठा हूँ, तो पहले 5 साल 100%, नेक्स्ट 5 years कितना होता है? 50%। पहला 5 साल तो इसका कब का खत्म हो चुका है सर, तो ये तो नेक्स्ट 5 years में फॉल करेगा, तो 50% मिलेगा। एंड यूनिट इन DTA फ्रॉम 15/6/2017। टोटल टर्नओवर ऑफ मिस्टर एक्स एंड यूनिट्स इन DTA इज, अच्छा टोटल टर्नओवर ऑफ मिस्टर एक्स दिया हुआ है 8 करोड़ 50 लाख, और इसमें से DTA का दिया हुआ है सर 3 करोड़ 25 लाख। तो सर SEZ का टर्नओवर कितना हो जाएगा? करना पड़ेगा सर, 8 करोड़ 50 लाख माइनस 3 करोड़ 25 लाख, यार सर 5 करोड़ 25 लाख। ये SEZ का टर्नओवर है सर, टोटल टर्नओवर। ठीक है, एक्सपोर्ट सेल ऑफ द SEZ इज 3 करोड़ 50 लाख एंड DTA से मेरे को कोई मतलब नहीं है।
रिस्पेक्टिवली नेट प्रॉफिट ऑफ द यूनिट्स इन एसईजेड, एसईजेड के प्रॉफिट से मतलब है मेरे को, डीईटीए के प्रॉफिट से मेरे को कोई मतलब नहीं है। प्रोसीड फ्रॉम एक्सपोर्ट सेल इन एसईजेड received in a convertible foreign exchange till 39/20/24 is 2 crore 50 lakh। तो जितना कन्वर्टेबल रिसीव हुआ है उतना ही एक्सपोर्ट टर्नओवर माना जाएगा। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर है इसका 2.5 करोड़। टोटल टर्नओवर हमें पता चल गया। प्रॉफिट दिया हुआ है सर कितना है, 80 लाख। कर लेते हैं सर, 80 लाख, 80 लाख इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 5.25, ये आया इसका 50%। ये आ रहा है सर 1904762, राउंड फिगर कर लिए सर। आया समझ? ये मैंने आपको डिडक्शन के पूरे क्वेश्चंस करा लिए एमसीक्यूज, ठीक है। आपसे सिंपल एक रिक्वेस्ट, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्स मांडागा। ध्यान से सुनना सर, इससे पहले अपन ने लास्ट 6 चैप्टर के एमसीक्यूज कवर किए। अब अपन टीडीएस टीसीएस के कवर करेंगे सर। इसके बाद 1-2 चैप्टर्स और बचे, उसके बाद इनकम टैक्स के केस सिनेरियो और एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अपन जीएसटी की तरफ मूव करेंगे। तो आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है, लाइक करो और फ्रेंड्स को शेयर करो। चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर, एमसीक्यू करते, अच्छे एमसीक्यू से। Mr. Niyar maintains a saving and a current account in the Mira Bank Limited. The details of the withdrawal on various dates during the previous year 23-24 are as follows. देखो, सेविंग अकाउंट दिया हुआ है, करंट अकाउंट दिया हुआ है, विड्रॉल दिया हुआ है सर। एक काम करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। कितना आ रहा है, 15 लाख प्लस 20 लाख प्लस 35 लाख प्लस 25 लाख प्लस 22 लाख प्लस 5 लाख प्लस 38 लाख। ये आ रहा है 1,60 लाख का विड्रॉल है सर। तो हमने बोला था सर 1 करोड़ तक 194N बोलता है कोई टीडीएस नहीं है, प्रोवाइडेड आपने रिटर्न टाइम पे फाइल किया हो। 1 करोड़ के ऊपर 2% टीडीएस है। तो नीचे पढ़ते, मिस्टर नियार रेगुलरली फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम, इज मेरा बैंक लिमिटेड रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन विड्रॉल? यस, इसने रिटर्न प्रॉपर फाइल किया भी है, तो भी 60 लाख पे 2% टीडीएस आ जाएगा। तो 60 लाख का 2% 1,20,000, 1,20,000 आ जाएगा टीडीएस। समझ आया? सेक्शन 194N। अगला देखो, अ फर्म पेज सैलरी एंड इंटरेस्ट टू ऑन कैपिटल टू इट्स रेसिडेंट पार्टनर। द सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड fall within the limit specified under 40B. Which of the following statement is true? Sir, tax is required. नहीं सर, टैक्स डिडक्ट ही नहीं होता है सर। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन सैलरी, बट इंटरेस्ट नहीं सर, इंटरेस्ट में भी टीडीएस नहीं होता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ना ही सैलरी ना ही इंटरेस्ट, दोनों पे टीडीएस नहीं होता। अगला देखो, मिस्टर व्यास एज 80 is a retired government employee. On 1st April 2023 received the maturity amount of the LIC of 3,50,000. 194D A की बातें हो रही है सर, ठीक। This policy was taken by Mr. Vyas on 1st April 2016 on which the sum assured was 3 lakh and the annual premium was 40,000. तो वो 1010D में एग्जाम भी नहीं है। His income comprising of pension income of 85,000. Mr. Vyas furnishes the declaration under 15H. सर, इसने डिक्लेरेशन फाइल कर दिया 15H में, तो अगर कोई पर्सन डिक्लेरेशन फाइल कर देता है तो उस केस में टीडीएस की बात ही नहीं आती है सर। 194H फॉर नॉन डिक्लेरेशन ऑफ टैक्स एट सोर्स टू द इंश्योरेंस कंपनी स्टेटिंग दैट इज नेट लायबिलिटी फॉर द ईयर इज निल। तो सेक्शन 197A सब पढ़े सर, जिसमें हम ये पढ़ते थे सर, अगर 15G और H में अगर आपने डिक्लेरेशन फाइल कर दिया कि आपका टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में सामने वाला आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। तो देखो, ये पहला वाला पॉइंट तो गलत हो जाएगा। द क्लेम बाय व्यास इज राइट एंड द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। Mr. Ram acquired a house property in Chennai from Satyam, a resident, for a consideration of 85 lakh on 23/8/2023. On the same day, Ram made 2 separate transactions, thereby acquiring an urban plot in Gwalior from Mr. Vipun, a resident, a sum of 50 lakh, and a rural agricultural land from Mr. Danish, a resident, for a consideration of 75 lakh. अच्छा, रूरल का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अर्बन वाले में टीडीएस की बातें हैं सर। अर्बन वाले में टीडीएस की बातें आएगी। सेक्शन 194IA टीडीएस की बातें आएगी, और एक तो इसमें आ जाएगी 85 लाख वाले में, एक
अर्बन लैंड है सर 50 लाख, 50 लाख से एक्सीड वाले में आती है, ठीक है। तो देखो देखो TDS on 1% on 85 lakh and 50 lakh are attracted. No payment TDS payment on 75 lakh for the acquisition of rural agriculture land. आई बात समझ, बैठा दिमाग में। बट इसमें एक और बात है, इसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं दी हुई है ना। Which of the following statement is correct for set for the all the transaction accidental to transfer of immovable property are included? There is no, अच्छा लिखा हुआ है, there is no difference between the stamp duty value and actual consideration. सर अगर डिफरेंस नहीं है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है सर, अर्बन जो लैंड है उसी पे टीडीएस की बात है, रूरल लैंड पे तो होता ही नहीं है सर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे टीडीएस की बात आती ही नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, वैसे देखा जाए तो 85 वाला जो है यही तो एक्सीड करेगा 50 लाख से, ये तो 50 लाख से एक्सीड भी नहीं कर रहा, बट सेम डे में हुआ है, इसीलिए सर 1% टीडीएस की बात है, ठीक है। आगे देखो, मिस्टर प्रकाश इज एम्प्लॉयड विद XYZ फ्रॉम 5/11/2019. He resigned on 31st March 2024 and wants to withdraw the accumulated balance. सर इसको 5 साल खत्म नहीं हुए हैं और ये विड्रॉ कर रहा है सर EPF से, सेक्शन 192A पिक्चर में आता है और बोलता है सर अगर आपने 50,000 से ज्यादा विड्रॉ किया तो 10% TDS, ठीक है। अगला देखो, मिस्टर एक्स रेसिडेंट is due to receive 6 lakh towards maturity proceed of LIC taken on 1/4/2001 sorry 1/4/2021 सर सेक्शन 194D ये पिक्चर में आ गया। सम एश्योर्ड 5 लाख है, एनुअल प्रीमियम 1,50,000 है, 10% ज्यादा तो सर 1010D में एग्जाम भी नहीं है। मिस्टर जेड अ रेसिडेंट इज ड्यू टू रिसीव 99,000 1 लाख से कम है, 194D एप्लीकेबल होगा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है सर सिर्फ एक्स के केस में होगा। तो देखो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, नहीं एक्स और जेड दोनों में नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ टैक्स डिडक्ट किस में होगा, एक्स के केस में, जेड के केस में होगा नहीं क्योंकि 1 लाख से कम है। आई बात समझ। अगला देखो, द बेनिफिट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन वन इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 मार्च इज अवेलेबल टू 44 AD और 44 ADA, ये दो कोई तो ये फैसिलिटी मिलती है कि ऑन और बिफोर 15 मार्च ये पूरा एडवांस टैक्स एक बार में जमा कर सकते हैं। मिस्टर एक्स पेड फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफ 40,000 टू मिस्टर वाई हु इज एंगेज्ड ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। सर कॉल सेंटर में परसेंट कितना है, 2। अगला देखो, मिस्टर टी एन इंडियन सिटीजन एंड अ रेसिडेंट ऑफ इंडियन अर्न अ डिविडेंड इनकम ऑफ 4,500 ऑन फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। अच्छा 194 की बातें हो रही है, which was declared on 1/10/2023 and paid in cash. Oh my god सर कैश में, इसीलिए 10% TDS की बात है, अदर देन कैश होता तो 5,000 तक TDS की बात भी नहीं थी, तो कंपनी को तो TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। समझ आया, आगे बढ़ते। मिस्टर जा एन एम्प्लॉय of FX Limited attained 60 years of age on 15/5/2023. He is a resident in India during the financial year 23-24 and earned a salary income of 5 lakh computed. During the year, he earned 7 lakh from the winning of lottery. अच्छा, what will be his advance tax liability for the assessment year 24-25? If all the tax required to be deducted have been duly deducted and remitted to the credit of the central government on time. लो भाई, टीडीएस तो आप पहले ही काट चुके हो, तो एडवांस टैक्स जब आप निकालने जाओगे तो एडवांस टैक्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जितनी टैक्स लायबिलिटी आ रही है माइनस करते हैं टीडीएस, तो टीडीएस तो आपने काट के जमा कर चुका है सर, तो फिर बचा क्या, टैक्स तो आएगा ही नहीं सर। एज्यूम दैट ही पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, और नहीं आएगा सर, तो सर सिंपल सी बात है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, निल, क्योंकि आपने टीडीएस जमा कर चुका है, नहीं करते तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ जाती सर, ठीक है। Mr. Raj, a non-resident age 65 years, is a retired person earning a rental income of 40,000 per month from a property located in Delhi. He is residing in Canada. Apart from the rental income, he does not have any other source of income.
इसके अदर सोर्स नहीं है सर। इज ही लायबल टू पे एडवांस टैक्स इन इंडिया? निकालना पड़ेगा सर इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी। 40। अच्छा पहले ये देख लो, एज्यूम दैट ही पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। अच्छा 40,000 इंटू 12 कर लो सर 4,80,000 आ जाएगा। ठीक है सर 4,80,000, तो पहले 3 लाख पे तो निल है, अगले पे 5%, तो सर इसकी टैक्स लाइबिलिटी तो 9,000 आ रही है सर। इसकी टैक्स लाइबिलिटी 9,000 है, 10,000 से कम है सर। इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स, क्योंकि 10,000 से कम लाइबिलिटी है। आई बात समझ। नेक्स्ट देखो, एन इंटीरियर डेकोरेटर डिक्लेयर्स प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस अंडर प्रिजम्पटिव अंडर 44 ADA. Is he liable to pay advance? Yes sir, he is liable to pay advance tax on or before 15th March. ये तो सिंपल है। Mr. X, a resident Indian, wins 10,000 in a lottery. 10,000 ना सर, 10,000 तक तो TDS ही नहीं है, 10,000 के ऊपर TDS होता है सर, सेक्शन 194 याद है, डबल बी सब पढ़े हैं सर। 194B, डबल बी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ये सब अपन पढ़े हैं सर। 10,000 तक की लिमिट है। क्वेश्चन 14 देखो, मिस्टर पी इज अ प्रोफेशनल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग अ सम ऑफ 2 लाख एज अ रेंट फॉर द यूज ऑफ बिल्डिंग टू मिस्टर हर्षित, अ रेसिडेंट, फॉर द मंथ ऑफ फेब 2024। द ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ मिस्टर पी आर एज अंडर। मतलब आपको पिछले साल का दिया हुआ ग्रॉस रिसिप्ट 55 लाख है, पिछले साल का 50 लाख से ऊपर है, तो सेक्शन 194 आई एप्लीकेबल है। अभी 50 से कम होता ना तो फिर मैं 194M का सोचता, या सोचना ही नहीं पड़ेगा, 194 आई सोचना पड़ेगा। और आई बोलता है सर कि रेंट आपका 2,40,000 से ज्यादा होना चाहिए। ये कितना है? 2 लाख है, तो सर टीडीएस की बात तो आएगी नहीं सर ना, टीडीएस की बात ही नहीं आएगी सर। समझ आ रही है बात? अगला देखो, मिस्टर ए हैज 2 बैंक अकाउंट मेंटेन विद आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी till the from 1st April till 31st March. Mr. A withdraw the following amount as cash from both the said account. HDFC 50 लाख, ICICI 120, तो 50 प्लस 120 170 हो गया। ठीक है हाँ ठीक, इसमें 50 तो हम एडजस्ट कर लेंगे, 1 करोड़ तक की लिमिट है हमारे पास। ठीक, उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N बाय द एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक रिस्पेक्टिवली व्हाइल मेकिंग पेमेंट इन कैश। कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो ओवरऑल लिमिट हमारे पास कितनी है सर? 1 करोड़ की लिमिट है, तो 1 करोड़ की लिमिट हटा दोगे तो बचा कितना? 70 लाख। फिगर में कुछ गड़बड़ लग रहा है, मेरे को फिगर में कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये 120 नहीं होना चाहिए, 110 होना चाहिए। अगर 120 होगा तो कोई भी ऑप्शन वैलिड ही नहीं है, और अगर ये 110 है तो बचा कितना? 60, और इसमें से -1 किए तो 60 आया। 60 का सर 2%, ना एक सेकंड रुको, कुछ फिगर्स में गड़बड़ लग रहा है मेरे को, फिगर में गड़बड़ लग रहा है। अगर ये 120 है तो सर 120 हुआ, इसमें से भी 50 गया तो बचा 70। 70 का 2% कितना हो जाएगा? 70 लाख, इसका 2% 1,40,000 आ जाएगा सर। इसमें कुछ फिगर में गड़बड़ तो नहीं है? अच्छा ये तो सर अलग अलग बैंक का है ना। अरे रे रे, अपन क्या कर रहे हैं, देखो 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 सर, ये तो अलग अलग बैंक का है, तो ये 50 लाख, अरे यार ये 50 लाख तो वैसे ही 1 करोड़ की लिमिट में कवर हो जाएगा, तो ये आप क्लेम कर लिए। आईसीआईसीआई बैंक से भी विड्रॉ किया तो 1 करोड़ की लिमिट है सर। ठीक, तो बचा कितना सर? 20 लाख। 20 लाख का 2% हो जाएगा सर, तो 20 लाख, इसका 2% 40,000 सर। तो सर एचडीएफसी बैंक से आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करवाना पड़ेगा, एचडीएफसी बैंक टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगा, बट आईसीआईसीआई बैंक 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ कर रहे हो सर, 2% टीडीएस काट देगा सर, 40,000। समझ आया? ये आपका टीडीएस टीसीएस का पूरा एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। फ्रेंड्स को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है, ये एमसीक्यू की सर सीरीज चल रही है, जहाँ पर मैंने इनकम टैक्स के आप लोगों को 7 चैप्टर्स के एमसीक्यू करवा दिए। ये 8th चैप्टर है, इसके बाद एक चैप्टर और बचा है, उसके बाद आपके एमसीक्यूज कंप्लीट। तो इनकम टैक्स के केस सिनेरियो हो जाएंगे, एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। आरटीपी एमटीपी मैंने सॉल्व करवा के डाल दिया सर, वो आप देख सकते हैं सर। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, एमसीक्यू करते हैं, फटाफट खत्म करेंगे। देखो, Arun's gross total income of the previous year 23-24 is 2,45,000. He exercised the option of shifting out of the default tax regime. मतलब नॉर्मल चलना चाहता है। He deposited 45,000 in PPF. Okay. He pays an electricity bill to 1,20,000. ओ भाई, याद करो हम पढ़ के आए सर कि अगर आप 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो तो क्या आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है? यस, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, भले ही आपकी इनकम कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नॉट वाले ऑप्शन तो गलत ही है, ये वाला ऑप्शन सही है सर। अरुण इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर सिंस हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सीड 1 लाख। नेक्स्ट देखो, Mr. Dinesh, a resident in India, has a gross total income of 2,30,000 comprising of interest on saving and rental income during the previous year 23-24. He incurred an expenditure of 2 lakh for his son for a study tour to Europe. तो भैया 2 लाख रुपए खर्चा किया गया, ठीक है, फॉर स्टडी टूर टू यूरोप। सर 2 लाख रुपए तक खर्चा अलाउड है, इससे एक्सीड करता है तो रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी होती है। 2 लाख में कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अगला देखो, मिस्टर एक्स इज अ वर्किंग पार्टनर एंड मिस्टर वाई इज अ नॉट वर्किंग पार्टनर ऑफ एक्सवाईजेड पार्टनरशिप फर्म। एक्सवाईजेड पार्टनरशिप फर्म इज सब्जेक्टेड टू टैक्स ऑडिट। अगर फर्म टैक्स ऑडिट करा रही है तो पार्टनर्स के ऊपर भी टैक्स ऑडिट वाली डेट एप्लीकेबल हो जाएगी। ये तो सिंपल है। अगला देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कोटिंग ऑफ पेन इज मैंडेटरी फॉर अ पर्सन एंटरिंग इनटू द सेट ट्रांजेक्शन। सबसे पहले देखो, ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट, नहीं, इसमें तो लिमिट है। अप्लाइंग फॉर अ बैंक फॉर इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड, यस सर, इसमें चाहिए पेन, मैंडेटरी है। पेमेंट ऑफ 40,000 टू म्यूचुअल फंड, नहीं। कैश डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख है सर, इसमें जरूरी है। फिक्स डिपॉजिट ऑफ 30,000 विद एन एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई एग्रीगेटिंग द टोटल डिपॉजिट टू 3,50,000। 30,000 इन डिपॉजिट है, बच गया। फिर उसके बाद अगला दिया हुआ है, शेयर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी फॉर एन अमाउंटेड टू ₹60,000, बच गए। तो सर इसमें सेकंड वाला केस जरूरी है, क्रेडिट कार्ड वाला, और फोर्थ वाला केस जरूरी है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला देखो, एन इंडिविजुअल क्लाइंट हैज कंसल्टेड यू ऑन द मैटर ऑफ पैन। ही इज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। हिज टर्नओवर इज 3 लाख रुपीज। सर अगर 5 लाख से ऊपर जाता है तो पैन नंबर देना पड़ता है, ये तो 3 लाख है, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? He has asked you to provide in the threshold limit of turnover, if any, exceeding which he has to apply for PAN. Sir, 5 lakh. Which of the following return can be revised? Sir, normal return, belated return, लॉस वाले रिटर्न भी आप रिवाइज कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बस ड्यू डेट के पहले फाइल होनी चाहिए, रिटर्न तो रिवाइज कर सकते हो सर। अगला देखो, ISKCON INC, a foreign company and non-resident in India, for the assessment year 24-25, engage in the business of trading of tube lights outside India. The principal of the office of the company has been approached you to enlighten him regarding the provision of Income Tax Act 1961 pertaining to the person who is required to verify the return of income in the case. अच्छा सर, कंपनी के केस में रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? तो पहला तो सर उसका डायरेक्टर वेरीफाई कर सकता है, दूसरा बोल रहा है द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ ISKCON INC कैन बी वेरीफाइड बाय एनी डायरेक्टर। नहीं, एनी डायरेक्टर नहीं सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अवेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, नहीं सर, एनी डायरेक्टर नहीं करता। द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ INC मे बी वेरीफाइड बाय पर्सन हु होल्ड अ वैलिड पावर ऑफ अटर्नी, ये भी पॉइंट हो जाएगा सर। ठीक है, तो या तो मैनेजिंग डायरेक्टर कर ले या तो कोई और पर्सन जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी है वो भी कर सकता है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला देखो, Mr. Kumar, age 62 years, resident and ordinary resident, is a retired employee with a monthly pension of 22,000. He has no other source of income. He has a house property in Bathinda and his son is living in London.
एंड हैज अ हाउस ओवर देयर, ओ माय गॉड, क्या इसकी प्रॉपर्टी बाहर भी है? यस, हिज सन met with an accident and died, thereby leaving the house at London in the name of Mr. कुमार। ओहो, तो भैया जो बेटे के पास जो प्रॉपर्टी थी वो भी अब किसकी है सर? मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार सीक्स योर एडवाइस वेदर इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम। यस सर, क्योंकि इसका जो बेनिफिशियल ओनरशिप है वो बाहर है ना सर, इसकी प्रॉपर्टी बाहर है। यस, इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम एज इज द रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया एंड हैज एन एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। एसेट बाहर है ना सर। अच्छा, एक और भी है क्या? यस, यस इज रिक्वायर्ड टू फाइल, नहीं 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 नहीं, ये पॉइंट की तो बात ही नहीं है सर। अगला देखो, मिस्टर पवन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रोस्टिंग एंड ग्राइंडिंग coffee beans during the financial year 23-24 his total income is 4,50,000. Pawan filed his return of income for the assessment year 24-25 on 3rd December। अरे बाप रे, ड्यू डेट के बाद फाइल किया है सर, 5 लाख से कम है तो सर इसके ऊपर फी कितनी एप्लीकेबल हो जाएगी? 1000। 8 लाख से ऊपर होता तो कितना हो जाता? 5000। मिस्टर Z, a salaried individual, has a total income of 8 lakh. He furnishes his return of income for the assessment year 24-25 on 28 अगस्त। 31 जुलाई लास्ट डेट है सर, उसके बाद रिटर्न फाइल किया है तो 8 लाख है, तो इस केस में जो फी हो जाएगी वो फी कितनी हो जाएगी सर? 5000, क्योंकि सर 5 लाख से ज्यादा इनकम है। समझ आया? ये मैंने आपको प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न के क्वेश्चंस करा दिए, आई होप आपको समझ आया होगा। अब अपना एक लास्ट चैप्टर है, उसके एमसीक्यू बचे और आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा का। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सीए सीएमए वाले स्टूडेंट है सर, इससे पहले मैंने आप लोगों को क्लबिंग तक के पूरे एमसीक्यू करवा दिए। 5 हेड्स खत्म, रेसिडेंशियल खत्म, अभी अपन सेट ऑन सेट ऑफ के एमसीक्यू करेंगे सर। इसके बाद और भी चैप्टर्स के एमसीक्यू बचे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करो, क्योंकि आप इसको देखते हो और अगर लाइक करते हो तो मुझे सर मोटिवेशन मिलता है। आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये एमसीक्यू, इसी के बेसिस में आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80, नो लॉस which has not been determined in pursuance of a return filed in accordance with the provision of section 139 subsection 3 shall be carry forward। मतलब अगर सिंपल सी बात है सर, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो कौन सा लॉस ऐसा है जो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता? द एक्सेप्शन टू दिस आर, अब इसके क्या एक्सेप्शन है? मतलब जहां पर रिटर्न फाइल नहीं भी किए तो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अपन पढ़ के आए सर, IHP का लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये दो ही चीज तो है सर जो आप आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 3,10,000 of the assessment year 23-24 is allowed to be set off against the income from house property। सर ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। ठीक है, अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट करने में कोई लिमिट नहीं है। करेंट ईयर का लॉस IHP का मैक्सिमम 2 लाख ही आप क्लेम कर सकते हो, बट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो पूरा क्लेम कर सकते हो। आई बात समझ? तो पूरा 3,10,000 एडजस्ट कर सकते हो सर। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 23-24 मिस्टर ए एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब नॉर्मल चल रहा है, had a loss of 8 lakh from the income from house property which cannot be set off against any other head of income as per the provision of section 71। The due date of filing of return under section 139(1) in case of Mr. A has already expired। Due date of filing of return in case of Mr. A has already expired होना चाहिए। ठीक है, एंड मिस्टर ए फॉरगॉटन टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द सेट ड्यू डेट। लो भाई, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट भी निकल गई। हाउएवर मिस्टर ए हैज फाइल्ड हिज बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न में नॉर्मल रिटर्न फाइल नहीं किया है, बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है। नाउ व्हाइल फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 मिस्टर ए विशेस टू सेट ऑफ द लॉस against the income from house property for the previous year 23-24। his income from house property is 5 lakh। okay, bank interest on bank fixed deposit is 1 lakh। determine whether Mr. A can claim the said set off। तो 8 लाख का लॉस है, 5 लाख की इनकम है सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर इसने रिटर्न ड्यू डेट में फाइल नहीं किया, तो देखो वेदर ए कैन क्लेम द सेट ऑफ,
ये तो नो बोलता है सर, अपन क्लेम कर सकते हैं ना सर, क्या दिक्कत है? आईएचपी के केस में रिटर्न नहीं भी फाइल किया टाइम पे तो भी क्लेम कर सकते हैं। यस ही कैन क्लेम द सेट ऑफ लॉस ऑफ 2 लाख। नहीं 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 सर, 2 लाख क्यों? हम पूरा 5 लाख का लॉस एडजस्ट कर सकते हैं सर, ये 5 लाख की इनकम से, तो ये 2 लाख वाला तो ऑप्शन ही गलत हो गया। यस ए कैन क्लेम अ सेट ऑफ लॉसेज ऑफ 5 लाख। हाँ 5 लाख क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम हिज इनकम ऑफ 5 लाख फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी एंड बैलेंस 3 लाख उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अदर सोर्स से वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, अदर सोर्स से वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। आई बात समझ? बेटा दिमाग में क्लियर हुआ? ठीक है आगे बढ़ते हैं। A Limited has an unabsorbed depreciation of 4,50,000. This can be carry forward. Sir, unabsorbed depreciation indefinite period carry forward होता है, किसी भी हेड से एडजस्ट हो जाता है एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी से एडजस्ट मत करना। अगला देखो, Mr. Ravi incurred a loss of rupees 4 lakh in the previous year 23-24 in the leather business. Against which of the following income earned during the same year can he set off such loss? अच्छा, लेदर बिजनेस का लॉस किससे एडजस्ट कर सकता है? ये अपैरल बिजनेस से कर सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सर एडजस्ट कर सकता है, सैलरी इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकता। तो फर्स्ट और सेकंड से कर सकता है, जिसमें फर्स्ट से पहले करेगा फिर सेकंड से करेगा, पहले इंटर सोर्स होता है फिर इंटर हेड होता है। तो कहाँ गया? इसमें फर्स्ट पहले होगा, ये ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट पहले फिर सेकंड फिर बाकी जो बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड। Mr. Rohan incurred a loss of 3 lakh in the previous year 23-24 in the retail trade business. Against which of the following income during the previous year can he set off such losses? ठीक है सर, रिटेल ट्रेड बिजनेस का लॉस है, पहले बिजनेस से एडजस्ट हो जाएगा, फिर स्पेक्युलेटिव से भी एडजस्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट। सर ऑल ऑफ द अबव आंसर है, सभी से एडजस्ट हो जाएगा सर। अगला देखो, Mr. Arpan, age 35 years, submit the following particular for the year for the purpose of computing his total income. Income from salary दी हुई है, loss from let out property दिया हुआ है, ठीक है। Brought forward loss from let out property दिया हुआ है 2,30,000, मतलब brought forward loss भी है सर। बिजनेस लॉस 1 लाख है, बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है सर, तो ये तो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। 20,000 का लॉस बचेगा सर, ठीक है, बिजनेस का, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अर्पण फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एंड द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर इफ ही पेज टैक्स अंडर 115 बीएससी। ओ माय गॉड, अब अगर ये 115 बीएससी के बेसिस में चला तो सर 115 बीएससी के बेसिस में सर ये आईएचपी का लॉस एडजस्ट नहीं कर पाएगा, गया, आईएचपी का लॉस एडजस्ट ही नहीं होता। तो ये पूरी 4 लाख सैलरी की इनकम और 20,000 कैरी फॉरवर्ड। आओ सर, ये रहा ऑप्शन, 4 लाख पूरा कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, ठीक है, ये 4 लाख की इनकम दिखाना है आपको और ये 4.5 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है, और बिजनेस लॉस जो है 20,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ आया? ये बस मेरे को लगता है ये वाला पॉइंट, ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 115 बीएससी का ट्रीटमेंट है, स्टूडेंट गलती से आईएचपी का भी लॉस एडजस्ट कर दिया तो गया, एडजस्ट नहीं करना सर, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होगा सर, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोलते हैं, देखो, विराट रन्स अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शू सिंस द प्रीवियस ईयर 21-22, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 एंड प्रीवियस ईयर 22-23 विराट हैज इंकर्ड अ बिजनेस लॉस, ही आल्सो हैज एन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। For the previous year 23-24, he earned a business profit of 3 lakh. Considering he may or may not have sufficient business income to set off earlier losses and unabsorbed depreciation, which of the following order of set off will be considered? कौन सा ऑर्डर सबसे पहले एडजस्ट होगा? सबसे पहली बात है सर, सिंपल सी बात, पहले पुराना वाला लॉस एडजस्ट करेंगे 21-22 का, फिर 22-23 का, फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एडजस्ट करेंगे। देखो सर, पहले ही ऑप्शन है, सिंपल सी बात है सर, क्योंकि अगर 21-22 को 8 साल हो जाएंगे तो वो लॉस मिलेगा नहीं ना सर, वो डेड लॉस हो जाएगा, ठीक है। 9 देखो, द डिटेल ऑफ इनकम एंड लॉसेस ऑफ द मिस्टर कुमार फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 आर एज फॉलोज। देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, लेट आउट का भी लॉस दिया हुआ है, ये दोनों मिला के 2 लाख का लॉस ही मिलता है मैक्सिमम। पहले चेक कर लो ये 115 बीएससी ले रहा है कि नहीं। What shall be the gross total income of Mr. Kumar for the assessment year 24-25, assuming that he has exercised the option of shifting out of the default tax regime? मतलब नॉर्मल में चलना चाह रहे हैं
तो बढ़िया है, 2 लाख का लॉस अपन सैलरी से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से होता है। जो लॉस फ्रॉम बिजनेस मेडिकल बिजनेस दिया हुआ है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो सर, पहले अदर इनकम से एडजस्ट कर लो तो बचेगा 40,000, और ये 40,000 को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर लो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,20,000 का बचेगा और सैलरी इनकम 3,20,000 की बचेगी। एडजस्ट करने के बाद लॉस दोनों को ऐड किए तो 4,40,000। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, मिस्टर ए इंकर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 10,000 ऑन सेल ऑफ शेयर्स थ्रू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ना, ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म से भी एडजस्ट हो जाएगा, ये बड़ा सिंपल था। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 24-25 मिस्टर कबीर हैड अ लॉस ऑफ 6 लाख फ्रॉम द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ 5 लाख फ्रॉम द इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, 3 लाख फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, ही फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 31 दिसंबर। सर क्या ये ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहा है? यस, गया। पीजीईपी का लॉस गया, कैपिटल गेन वाला लॉस गया, आईएचपी का लॉस बच गया। Determine the total income of Mr. Kabir, assuming that he has exercised the option of shifting out of the default tax regime and the amount of loss that can be carry forward. कौन सा ही लॉस कैरी फॉरवर्ड करेगा? एक आईएचपी का ही कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा सर, बाकी लॉस तो वो कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकता क्योंकि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद रिटर्न फाइल किया सर, बिलेटेड रिटर्न है सर। आई बात समझ? ये आपका सेट ऑन सेट ऑफ के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इसके बाद और भी एमसीक्यूज है जो अपन कंप्लीट करेंगे, डेली बेसिस में करेंगे। आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है, लाइक करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, बहुत काम की चीज है सर, ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।